तो अभी लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक जो टर्म्स हैं उसको डिफाइन किया था हमने। जैसे अभी शुरुआत किया था हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, जिसको हमें टेस्ट करना है, और अल्टरनेटिव क्या है, उसका अपोजिट, ठीक है ना, उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नल हाइपोथेसिस नल में हो गया, नल अल्टरनेटिव। फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करना सिंपल है या कंपोजिट है। तो सिंपल मतलब पैरामीटर स्पेसिफाइड है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाइड है। और कंपोजिट में ये था कि पैरामीटर की वैल्यू मोर देन वन हो सकती है, ये था। उसके बाद फिर हमने डिफाइन किया पावर, डेफिनेशन, साइज, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और क्या, यही सब टर्म डिफाइन किए थे। उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अभी पी वैल्यू से डेफिनेशन लिखा देता हूँ, पी वैल्यू क्या होता है ना। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पी वैल्यू, ठीक है ना। तो वैसे अगर थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखोगे तो उसमें ये होता है कि जो बुक डिफाइन करता है ना, वैसे तो जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ। बाकी फिर हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में फॉर्मूला लिखा दूंगा ना। तो जैसे ये लिखता है कि द पी वैल्यू जो है, द पी वैल्यू जो है ना, इज इज द प्रोबेबिलिटी, is the probability of obtaining result of obtaining result results as extreme as extreme as or you say or more extreme than, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन अलग ही, फॉर्मूला इसका अलग है। those observed those observed in your data, है ना, या है ना, हाँ, those observed in your data, assuming that null hypothesis is true, ठीक है, null hypothesis is true। तो ये तो हो गया ऐसे थ्योरेटिकल डेफिनेशन, इसको मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ। सो जो मैथमेटिकल टर्म में है, in simpler term it tells you how likely the observed data would be if the null hypothesis were correct। okay, तो देखो मैथमेटिकल टर्म में अगर इसको हम डिफाइन करें मैथमेटिकली, इसने क्या बोला, द पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिजल्ट्स एज एक्सट्रीम एज और मोर एक्सट्रीम, है ना, देन दोज ऑब्जर्व्ड इन योर डेटा अज्यूमिंग दैट द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो मैथमेटिकली क्या होगा, मैथमेटिकली होगा ये, सो दैट इज जो पी वैल्यू होता है इज, तो मैं ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ ना, अगले पेज पे देखो। कि जैसे क्या होगा, मान लो ऐसा है, कोई क्वेश्चन है कि ऐसा दिया होगा। सो कंसीडर अ टेस्ट, मान लो एच नॉट है जहाँ थीटा बिलोंग्स टू सम बिग थीटा नॉट एंड अगेंस्ट, और एच वन है थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा वन, ऐसा है। सो थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट, थीटा वन, बिग थीटा वन, और दे रखा है आपको ऐसा कुछ कि रिजेक्ट एच नॉट इफ, मान लो कोई टी क्रिटिकल रीजन है। सो मान लो लेस देन इक्वल टू, ऐसा है, लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट सी या सम कांस्टेंट के, ऐसा है, ये क्रिटिकल रीजन। टी इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक और टी लेस देन इक्वल टू के इज द क्रिटिकल रीजन। तो रफली मैं अगर जस्ट नॉर्मली ग्राफ बनाऊं
तो ये कहना चाह रहा है कि मान लो अभी के लिए मैंने जस्ट नॉर्मल का पीडीएफ जैसा बना दिया, तो ये के है। सो बोल रहा है रिजेक्ट एच नॉट व्हेन टी की वैल्यू के से कम हो जाए, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पी वैल्यू क्या होता है, अब मुझे डिफाइन करना है पी वैल्यू। तो पी वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, और मान लो ऐसा होगा, लेट स्मॉल टी बी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टी बेस्ड ऑन गिवन डेटा। गिवन डेटा मतलब क्या, जैसे मेरा सैंपल है x1 x2 x3 x4 xn, रैंडम सैंपल ऑफ साइज n है। सो ईच रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू मुझे गिवन होगी, मान लो स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 ऑब्जर्व वैल्यूज हैं। तो उसके, क्योंकि ये t तो टेस्ट स्टैटिस्टिक है, तो t एक एस्टिमेटर हो गया। तो एस्टिमेटर मतलब क्या होता है कि फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल। तो अगर मुझे x1 x2 x3 इन सब की वैल्यूज गिवन है तो हम t की वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो मान लिया कि वो t की जो वैल्यू वो स्मॉल t है, ठीक, जो कैपिटल T की ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी वो स्मॉल t है। तो होगा क्या, जो p वैल्यू का एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये होगा। इस केस में जो p वैल्यू होगी, प्रोबेबिलिटी t, अब यहाँ तो लेस देन इक्वल टू है, तो इसमें क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ डेफिनेशन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रिजल्ट एज एक्सट्रीम एज दोज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज इन योर डेटा, है ना, एज एक्सट्रीम एज दोज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको देखना है, ये तो के तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पूछता है कि टी, कुछ लोगों को याद होगा ना, टी लेस देन इक्वल टू टी गिवन या व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो दिस इज द पी वैल्यू। तो इस के प्लेस में हमने क्या लिया, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ टी लिया। अब ये दिखेगा कैसा, तो पी वैल्यू जो होगी, अब मान लो टी की वैल्यू मान लो इधर आ गई, फॉर एग्जाम्पल ये है। सो दिस इज द पी वैल्यू, ठीक है। और ये क्या है, जैसे अगर मान लो कहीं बोलता है कि टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, अगर मान लो टेस्ट का साइज अल्फा दे रखा है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी, अभी के लिए मैं अगर ये बनाऊं कि ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ये वाली प्रोबेबिलिटी जो आएगी ये अल्फा होगी। कलर दिख रहा है तुम लोगों को। तो दिस प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली अल्फा। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, तो ये यहाँ से लेके इधर की जो प्रोबेबिलिटीज होंगी ये वाली टोटल, ये वाली, सो दिस विल बी अल्फा एक्चुअली। अल्फा इज द साइज, और पी वैल्यू क्या है, ये अगर टी यहाँ पे है, सपोज दिस इज टी, तो टी के पीछे वाली प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये है पी वैल्यू, ठीक है। सो के तो कोई सुटेबल कांस्टेंट होगा जिसके लिए साइज अल्फा आ जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा आएगी। और टी जहां भी लाई करेगा, टी स्मॉल टी इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, सो पी वैल्यू विल बी दिस। तो यहाँ क्रिटिकल रीजन ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ। अगर क्रिटिकल रीजन बदल गया तो, जैसे दूसरा एग्जांपल में मान लो ऐसा होता कि क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज मोर देन इक्वल टू के, मान लो इस तरह के केसेस हैं। तो इस केस में पी वैल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा, पी वैल्यू इज, तो यहाँ पे ऐसा केस हो गया रिजेक्शन रीजन वाला कि मान लो के यहाँ पे कोई नंबर है तो इसके आगे तुम रिजेक्ट करोगे, इसको बोलते हैं रिजेक्शन रीजन, है ना। सो दिस इज द रिजेक्शन रीजन, दिस इज रिजेक्शन रीजन। तो उसको आप, उसमें वैल्यू आएगी टेस्ट स्टेटस तो रिजेक्ट करोगे, है ना। तो इसमें जो पी वैल्यू का डेफिनेशन होगा कि टी मोर देन इक्वल टू टी, तो इस के प्लेस पे टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज लेनी है व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब डिपेंड करता है के कहां पे है, अब जहां पे के होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू, मान लो टी कहां पे है, मान लो टी अगर यहां पे है, सो दिस प्रोबेबिलिटी विल रिप्रेजेंट पी वैल्यू। अगर टी की वैल्यू ये है तो जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन स्मॉलर पी वैल्यू टू रिजेक्ट एच नॉट। अगर पी की वैल्यू अल्फा से कम आएगी तो एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। हो सकता है टी इधर भी हो, इट्स नॉट लाइक हमेशा उधर ही होगा, टी यहाँ भी आ सकता है। तो अगर यहाँ आएगा ये अल्फा प्रोबेबिलिटी, के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, और अगर टी की वैल्यू अल्फा से ज़्यादा आ जाए, मतलब पी वैल्यू अल्फा से ज़्यादा आ जाती है, तो हम लोग कब एच नॉट रिजेक्ट करते हैं, जब पी वैल्यू स्मॉल होती है लेस देन अल्फा, और जब मोर देन। तो ये हालांकि इस तरह क्वेश्चन यहाँ नहीं आएगा रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो जनरली डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है कि जब डेटा एनालिसिस है तो वहाँ पे आप चेक करते हो कि पी वैल्यू 0.01 आ गई मतलब रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। तो यहाँ पे उस तरह केसेस नहीं आएंगे, यहाँ पे तो हमें मैथमेटिकली चीज़ों को बताना है। तो यहाँ बस पूछेगा पी वैल्यू है क्या, रिजेक्ट एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट करना है। जनरली ये लॉजिक होता है कि जब पी वैल्यू अल्फा से कम है तो वी रिजेक्ट एच नॉट, पी वैल्यू अल्फा से ज़्यादा है तो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट। तो यहाँ भी आ सकता है टी, तो उसके अकॉर्डिंग पी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो टी अगर यहाँ है तो ये पी वैल्यू, अगर यहाँ है तो ये आगे की प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू होगी। सो डिपेंड्स। तीसरा केस अगर कभी ऐसा आ जाता है, मान लो कि आपका क्रिटिकल रीजन कुछ ऐसा आया,
रिजेक्ट एच नॉट है ना, कल हमने क्रिटिकल रीजन में डिफाइन किया था रिजेक्शन रीजन, क्रिटिकल रीजन मतलब रिजेक्शन रीजन। तो ये जो रिजेक्शन रीजन है जो के नंबर है, तो और कई बार ऐसा आता है मॉड टी मान लो लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल नहीं होगा जनरली, के मोर देन इक्वल टू के होगा। तो इस तरह के केसेस आते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसको खोलोगे तो क्या होगा, टी मोर देन के और टी लेस देन माइनस के। तो इसमें टू साइडेड रीजन आता ना, मान लो यहाँ पे लेट से ये माइनस के ये के, तो ये माइनस के वो प्लस के। सो यहाँ पे है ना, इस टोटल प्रोबेबिलिटी इधर अल्फा वाई टू होगी, इधर अल्फा वाई टू होगी, वन माइनस अल्फा होगी। तो ये रिजेक्शन रीजन है, दिस इज रिजेक्शन रीजन, दिस इज रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो ये आपका रिजेक्शन रीजन है। अब इसमें क्या होगा, फिर से पी वैल्यू का डेफिनेशन क्या आएगा। सो पी वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी मॉड टी मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ठीक है। एंड कब, व्हेन, तो के के प्लेस पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू रखनी है। तो टी जनरली मुझे लगता है टी की वैल्यू जो आएगी है ना, मॉड है ना, तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये होगा पी वैल्यू जब ये क्रिटिकल रीजन आएगा। अब क्रिटिकल रीजन कैसे आएगा तो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर जिस क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन नहीं गिवन है आपको, तो हाउ टू कैलकुलेट क्रिटिकल रीजन, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो ये तो पी वैल्यू की डेफिनेशन है। एक दो क्वेश्चन देख लो सिंपली, किसी को डाउट है तो पूछो, है ना। सो पी वैल्यू है ना, अल्फा जो साइज है या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है, वो जनरली वो पॉइंट होती है, उसके आगे की प्रोबेबिलिटी होती है। पी वैल्यू डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसमें कि टी की वैल्यू मान लो यहाँ पे है आगे मॉड टी है ना, तो इधर माइनस मॉड टी हो जाएगा। तो दिस वैल्यू भी कंट्रीब्यूट टू पी वैल्यू। फिर से अगेन मैं उधर ले रहा हूँ तो मैं मान रहा हूँ कि पी वैल्यू अल्फा से कम आएगी, हो सकता है टी इधर आ जाए, टी की वैल्यू इधर आ जाए, है ना। सो उस तरीके से, ठीक है जी। कुछ पूछना है किसी को। तो ये था पी वैल्यू का डेफिनेशन, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन था, और मैथमेटिकली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट, ये पी वैल्यू है। जब ये क्रिटिकल रीजन है तो ये पी वैल्यू, टी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है कैपिटल टी का, और यहाँ पे दिस इज पी वैल्यू, यहाँ पे दिस इज पी वैल्यू। तो जब ये क्रिटिकल रीजन है दिस इज द पी वैल्यू, जब ये क्रिटिकल रीजन है दिस इज द पी वैल्यू, ठीक है। इस पी वैल्यू का कोई क्वेश्चन है। पावर ऑफ टेस्ट, ये तो कल हमने पढ़ा था ना। अभी तुम जैसे पावर, अगर मान लो इसमें मुझे पावर निकालना, लेट से अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखो इसमें पी वैल्यू वाला कोई क्वेश्चन है, इसमें ढूंढना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया तो था, किस ईयर में था अब याद नहीं है, 22 में शायद, हाँ। तो मैं भी ना, अभी तुम्हारा होमवर्क होगा आज, तो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो तुम लोग टेस्टिंग वाले जितने असाइनमेंट है ग्रुप में मैंने भेजा है, जैम का, गेट का भी कर सकते हो, और एस्टिमेशन का भी हो, जैम गेट का, उसको कंप्लीट करो। अभी एक दो क्लास में डाउट क्लास लूँगा, जब तक आपके कंप्लीट ना हो जाए एस्टिमेशन और टेस्टिंग के डाउट्स, फिर मैं मैथ्स पोर्सन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो जैसे ये पी वैल्यू पे आते हैं, चलो। तो इसमें मेनली यही क्वेश्चन देखते हैं, देखो। तो ये जैम 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखो ठीक से। सो क्वेश्चन इज कि x1 x2 be the random sample from a distribution having probability density function this exponential 1 by theta, ठीक। नाउ थीटा अननोन पैरामीटर है। फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस h नॉट इज थीटा 1 अगेंस्ट h1 जो कि थीटा नॉट इक्वल टू 1 है। कंसीडर अ टेस्ट ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट फॉर स्मॉल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक। देखो यहाँ यहीं पे क्रिटिकल रीजन लिखा हुआ है, तुम्हें ध्यान देना है। बोल रहा है कि कंसीडर अ टेस्ट दैट रिजेक्ट एच नॉट फॉर स्मॉल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डब्ल्यू है यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है, ध्यान से देखो, कब हम रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट इफ, ये कह रहा है फॉर स्मॉल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स डब्ल्यू। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि डब्ल्यू की जो स्मॉल वैल्यूज होगी डब्ल्यू नॉट से, या मैं भी के लिख देता हूँ अभी के लिए, तो है ना, समझ रहे हो ना, मतलब अगर मैं डब्ल्यू नॉट कर दूं तो वही चीज़ है, तभी के कर देता हूँ। सो ये कहना चाह रहा है कि कंसीडर रिजेक्ट एच नॉट फॉर स्मॉल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू स्मॉल होगी,
अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मेनली ऑब्जर्व्ड वैल्यू की बात कर रहे हैं, फॉर ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिस, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज क्या है, अगर हम पूछे कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, देखो आगे, इफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 आर 0.25 एंड 0.75, तो x1 की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज मुझे दे रखी है 0.25 एंड x2 की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी है 0.75। तो तुम लोग भाई कैलकुलेट करके बताओ W की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है, ये जो W है इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी होगी, W यहाँ पे है, ये रहा W, W की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी होगी, 0.5 ऐड कर लो है ना, तो कितना 1/2, सो 1/2 आ गया। तो इसने कहा है कि रिजेक्ट H0 फॉर स्मॉल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, जस्ट स्टैटिस्टिक लिखा है, मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक W, तो यहाँ जब मैं T लिखता हूँ क्लास में तो वो इसने नोटेशन W यूज किया है कि दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड रिजेक्ट H0 करोगे जब W की वैल्यू कम होगी, किससे कम होगी, अपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू से। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अभी आपको क्रिटिकल रीजन डायरेक्टली दे रखा है, P वैल्यू निकालना है ना, तो पूछा क्या है, देन P वैल्यू इज, देन डायरेक्टली ये आपसे बोल रहा है कि तो हमें P वैल्यू चाहिए, सो P वैल्यू बोला है कि W इज लेस देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कैपिटल और स्मॉल वैल्यू व्हेन हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, H0 इज ट्रू, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो कि है 1/2 व्हेन H0 इज ट्रू, H0 क्या था, थीटा इज 1, सो व्हेन थीटा इज 1, क्या आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे यहाँ थीटा को 1 रख के, तो ये एक्सपोनेंशियल 1/थीटा था डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब ये हो गया सैंपल साइज कुछ बोला है, तो सैंपल साइज 1 ही है ना, 2 है, अच्छा है ना, यहाँ 2 है ना, तो देखो जो सिंपल क्वेश्चन है ना आप निकाल पाओगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज 1, तो जब आपको थीटा 1 दे दिया इसका मतलब ये दे दिया कि x1 एंड x2 आर एक्सपोनेंशियल 1, तो मुझे बताओ जी x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x1 x2 हाँ Γ2, 1 जी जी गामा 2,1, ठीक। अब मुझे निकालना है क्या प्रोबेबिलिटी है x1 x2 लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि थीटा बराबर 1 तो मैंने यूज कर लिया, ये यूज करने के लिए गिवन है ना, तो अब ये निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो इसमें प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, ये निकाल लो, तो इसका पीडीएफ लिखना होगा गामा 2,1 का, गामा 2,1 का पीडीएफ लिखो भाई, क्या हो जाएगा x की पावर अल्फा -1, तो 1 ही हो जाएगा, अल्फा -1 2 -1 e की पावर माइनस बीटा एक्स, तो बीटा कुछ भी है ना 1 ही है, तो e की पावर x dx और 1 गामा 2, तो 1 ही, गामा 2 तो 1 हो जाएगा, एंड बीटा की पावर अल्फा, तो 1 ही हो जाएगा, यही आएगा जी पीडीएफ क्या, देखो x की पावर -x 1 गामा 2 बीटा की पावर अल्फा, बीटा इज 1, चलो इसका प्रोबेबिलिटी निकालो, लेस देन 1 बोल रहा है 0 से 1 में, तो इसको जरा इंटीग्रेट करो 0 से 1 में कितना आता है, सो ये हो गया 0 से 1 x e की पावर -x dx, बाई पार्ट आता है लगाना, लगाओ जरा चेक कर लो, मैंने गामा का पीडीएफ लिखा है अल्फा को 2 बीटा को 1 रख के, तो सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर क्या आएगा। अच्छा तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो है ना, तो आया 2 e की पावर -1 मतलब 2/e -1, 2/e -1 चेक कर लीजिए बाकी लोग, 2/e -1, अच्छा e -1 एक साथ है क्या, 2/e -1 चेक कर लो बाकी लोग, यही आ रहा है क्या आप लोगों का भी, ये तो नेगेटिव आ जाएगा शायद, सर 1 - 2 अपॉन ही आ रहा। अच्छा 1 माइनस, ओके ओके, सो ये 1 - 2/e, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो, डेसिमल में बताओ क्या आ रहा है, 0.2642 0.264, चलो इतना ही काफ़ी है, हमें 2 डेसिमल प्लेस तक ही पूछा है, तो 0.26, किसी को डाउट है पूछो,
देखो इसने बता रखा था कि W के स्मॉल वैल्यूज के लिए रिजेक्ट होंगी, तो क्रिटिकल रीजन दे रखा है इसी में कि रिजेक्ट H0 इफ W इज लेस देन इक्वल टू सम वैल्यूज ऑफ W। तो वो वैल्यूज क्या होंगे जो गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मतलब डायरेक्टली यहाँ पे ये दे रखा था कि रिजेक्ट H0 इफ W इज लेस देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, है ना, स्मॉल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्मॉल का मतलब लेस देन, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आई थी 1, तो ये समझ लो यहाँ पे ऐसा। तो ये पी वैल्यू आ गया, इसका आंसर भी देख सकते हो। तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 53। 53 का आंसर क्या है? 0.25 से 0.27 ना, 0.26 आया ना, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन है पी वैल्यू का। एक और है गेट में, मैं देखो ग्रुप में भेज देता हूँ। मैंने अभी ग्रुप में 2 असाइनमेंट भेजा ना, गेट का PYQ भेजा है, गेट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और भी मिल जाएगा। तो टेस्टिंग ऑफ वैसे जो गेट वाला है उसमें देखो कौन सा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जैम में भी होगा, ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ पी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा ये तो एम है, एम मतलब नॉन पैरामीट्रिक है क्या ये? नहीं, इसको छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, गेट 2021 का है क्वेश्चन नंबर 12 ना। तो अच्छा ये तो ओपन हो नहीं रहा, नहीं तो यहाँ पे, क्योंकि इसका अलग ही नियम है, कानून है। देखो मैं लिख देता हूँ, जो गेट वाला असाइनमेंट है ना उसमें ये क्वेश्चन नंबर 12, देखो मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट वाला ग्रुप में देखो क्वेश्चन नंबर 12 उसमें, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। है ना, देखो ये क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, जो ग्रुप में भेजा है मैंने अभी, ये गेट 2021 का है। और भी क्वेश्चन होंगे वो हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तुम्हारा काम है सारे असाइनमेंट एक एक क्वेश्चन ट्राई करना, और जो नहीं होगा वो डिस्कस करो। तो कल प्रॉब्लम क्लास ही होगी, टेस्टिंग के और एस्टिमेशन के जो भी क्वेश्चंस रह गए होंगे तुमसे, जो नहीं हुए होंगे असाइनमेंट के, पहले PYQs कंप्लीट कर लो अच्छे से। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x1 x2 x6 दिस बी अ रैंडम सैंपल, तो मतलब IID रैंडम वेरिएबल्स जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली थीटा। बर्नौली थीटा H0 है, थीटा इज इक्वल टू 1/2, H1 है, थीटा मोर देन 1/2। और अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स y, जो कि समेसन xi है। सो y इज समेसन xi, I फ्रॉम 1 to 6 if the value of y corresponding to observed value is 4। तो यहां पे जनरली क्या होता है, देखो इस केस में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा तो रैंडम सैंपल दिस ऑफ साइज बर्नौली दिस अगेंस्ट ऑल्टरनेटिव दिस ऑन y दे रखा है समेसन xi, I फ्रॉम 1 to 6 इफ द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्व्ड सैंपल वैल्यू 4। तो y की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है वो दे रखी है 4, ठीक है ना।
जो y की ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो 4 दे रखी है, तो पूछ रहा है p वैल्यू बताओ। अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्रिटिकल रीजन क्या होगा, तो ये एक्सट्रीम वैल्यू होगी, यहाँ थीटा मोर देन हाफ है ना, तो इसका अगर क्रिटिकल रीजन हम कैलकुलेट करेंगे तो अभी के लिए क्रिटिकल रीजन जो यहाँ पे आएगा रिजेक्ट एच नॉट इफ ये आएगा y मोर देन इक्वल टू k, ये क्रिटिकल रीजन बनेगा इसका। तो अभी मैं ये यूज कर लेता हूँ तत्काल, ठीक है, रिजेक्ट एच नॉट इफ y इज मोर देन इक्वल टू k, और इसके लिए तो मैं जस्ट फॉर्मूला लगाया था अभी इसको यूज करके, तो y मोर देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यूज 4 गिवन एच नॉट इज ट्रू, थीटा इज इक्वल टू हाफ, y क्या है, तो y तो समेसन एक्स आई था, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो जो y है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल, ये y है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बाइनोमियल ईच एक्स आई बर्नौली थीटा है, तो बाइनोमियल 6 कॉमा थीटा, तो 6 कॉमा थीटा एंड थीटा तो यहाँ हाफ दे रखा है, तो मतलब बाइनोमियल 6 कॉमा 1/2, तो इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी मोर देन इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब है 4 5 6, निकालो प्रोबेबिलिटी, तो इस वाले में y बराबर 4 प्लस y बराबर 5 प्लस y इज इक्वल टू 6, इन तीनों को प्रोबेबिलिटी ऐड करके बताओ इसमें, ठीक है, थीटा को हाफ यूज कर लिया हमने, y का डिस्ट्रीब्यूशन तो पता है सम ऑफ बर्नौलीज बाइनोमियल, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तीनों ऐड करो, y बराबर 4 प्लस y बराबर 5 प्लस y बराबर 6, इन तीनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा 13/32। 13 अपॉन ये ऑप्शंस क्या क्या है, नहीं 32, एक मिनट, नहीं इसमें था ना मोर देन इक्वल टू है ना, कैलकुलेशन से 11/32। 11 अपन आएगा ना, हाँ ये नहीं आएगा, सॉरी, हाँ सही बता रहे आप लोग, ये 11/32 है ना, यही आंसर है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा। तो अभी जस्ट ऐसे एक दो और क्वेश्चन मिलेंगे है ना, देखना पड़ेगा इसमें, जैसे ये असाइनमेंट है, इसमें देखो और कोई है पी वैल्यू वाला क्वेश्चन, ढूंढना पड़ेगा, तो अभी के लिए जो लास्ट क्वेश्चन था अभी बस मैं वो करा देता हूँ, कल हम लोग कर रहे थे ना, तो अभी जैसे ये दिखा है कि तो आसान क्वेश्चन लग रहा है, जो ये जैम 2024 का ही है 60 नंबर क्वेश्चन जो है ये, इसमें क्या बोला हुआ है x1 x2 x3 रैंडम सैंपल है, जिसका मीन लैम्डा है, पोजीशन विथ मीन लैम्डा, दिस सिंपल वर्सेस सिंपल है, रिजेक्ट एच नॉट, क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है, तो पावर पूछ रहा है, तो जस्ट अभी कल मैंने आपको पावर का डेफिनेशन बताए थे, तो उस डेफिनेशन को यूज़ करके क्या आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, फिर मैं आगे थ्योरी कंटिन्यू करूंगा इसके बाद। तो पावर कल पता ना पावर का डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल है, देख लो इसमें सब कुछ गिवन है, पावर जो फॉर्मूला था, पावर वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज नहीं h1 इज ट्रू ना, वो h1 इज ट्रू, याद रखना पावर का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, साइज का फॉर्मूला था साइज ऑफ टेस्ट, तो ये फॉर्मूला था रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है, साइज ऑफ टेस्ट पूछेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, पावर होगा रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, ठीक है, तो निकालो जरा, पावर पूछा है आपसे है ना, पावर ऑफ दिस टेस्ट इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला लगाओ जरा पावर का, सो एच नॉट कब रिजेक्ट कर रहे हैं आप, क्वेश्चन में गिवन है x1 प्लस x2 प्लस x3 मोर देन 1 हो जाए, h1 इज ट्रू, h1 कब ट्रू है जब लैम्बडा को आप 1 ले लोगे, तो मतलब x1 x2 x3 आर आईआईडी पोजीशन 1, तो सम क्या हो जाएगा पोजीशन 3, चेक कर लो, निकालो प्रोबेबिलिटी, तो x1 x2 x3 ये है पॉइसन लैम्बडा, और लैम्बडा को यहाँ 1 रखना है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये पॉइसन 3 लैम्बडा, ये होता है ना, पैरामीटर ऐड हो जाते हैं, जब लैम्बडा 1 है तो लैम्बडा जब 1 रख दिया अंडर एच नॉट अंडर h1 सॉरी, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज पॉइसन 3, अब पॉइसन 3 में निकालो ये प्रोबेबिलिटी,
सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 मोर देन 1? तो मोर देन 1 कह रहा था, कॉम्प्लीमेंट लेना आसान रहेगा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब हो गया ये ना जी। तो 0 1 में प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ये कैलकुलेट कर लो, बताओ कितना आया। तो मोर देन मतलब 1 से ज़्यादा, तो 0 1 को छोड़ दिया है तो 1 माइनस कर दिया, 0 1 है प्रोबेबिलिटी घटा दो। तो सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आया। जीरो पॉइंट एट। 0.8। बाकी लोग चेक कीजिए कि आपका भी 0.8 आ रहा है। ये राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस कह रहा है, तो 0.804। 804 है ना। तो ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ओके है ना। तो इस तरह फाइंड कर लोगे आप, जैसे जब भी पूछेगा साइज ऑफ टेस्ट निकालो, पी वैल्यू निकालो, या पावर निकालो, तो ये सब कर लोगे क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम आते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा पास है, अब इस पे आते हैं जी। इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने कैसे डिसाइड किया कि हमें एच नॉट कब रिजेक्ट करना है? हाँ तो ये इसमें एक्चुअली ये है कि एक तो हमने मतलब यहाँ पे हम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से फाइंड कर पाएंगे। हालांकि मैंने इसको देख के लिख दिया है, तो इसमें ये आता है जनरली थीटा मोर देन हाफ है, तो इसका क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ये वन साइडेड टेस्ट अभी है ना, एक टू साइडेड वन साइडेड। टू साइडेड क्या था, जैसे अभी पी वालों लिख रहे थे ना, तो इसको हम बोलेंगे ये टू साइडेड है। यहाँ जो रिजेक्शन रीजन है वो टू साइडेड है, दोनों साइड है ना रिजेक्शन रीजन। ये रिजेक्शन रीजन ये भी है, ये वन साइडेड रिजेक्शन रीजन है। इधर ये जो था ये भी वन साइडेड रिजेक्शन रीजन है। तो यहाँ पे निकालने का एक तरीका है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, जो मैं अब डिस्कस करूंगा। और नहीं तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली जैसे हिंट होता है जनरली, यहाँ पे क्या है, थीटा इज 2 वर्सेस थीटा मोर देन 2। तो इसका जनरली जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो इस टाइप का आएगा। ठीक है, अच्छा ये निकलेगा कैसे, तो अभी तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये निकलेगा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। अब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या है, तो वही अभी डिस्कस करता हूँ। देखो तो एक मेथड है ना, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन। ठीक है, हाउ टू, जिस क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन नहीं दिया है तो हम क्रिटिकल रीजन कैसे निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन, ये है। तो इसका आंसर है ये थ्योरम, जिसका नाम है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। लाइक्लीहुड फंक्शन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, यही लाइक्लीहुड फंक्शन है जो एमएलई में आया था। ठीक है ना, तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में यही लाइक्लीहुड फंक्शन था। यही लाइक्लीहुड फंक्शन फैक्टराइजेशन थ्योरम में आया था, जब सफिशिएंसी डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा एस्टिमेटर सफिशिएंट होगा। तो सेम लाइक्लीहुड फंक्शन था। लाइक्लीहुड फंक्शन है जॉइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम सैंपल एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, सो यही लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो क्या होगा, तो मेरे पास मान लीजिए x1 x2 xn is a random sample from a distribution having pdf or pmf
एफ थीटा एक्स लिख देता हूँ। एफ थीटा मतलब पीडीएफ या पीएमएफ है जिसमें थीटा पैरामीटर है। तो दिस इज अ रैंडम सैंपल विथ दिस पीडीएफ और पीएमएफ। तो आप कैलकुलेट करते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, यही है। नाउ अब क्या होता है, अलग अलग केसेस हैं, तो मेनली अभी हम बात करते हैं सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए। तो सपोज आपका टेस्ट है, सपोज वी आर टेस्टिंग एच नॉट में थीटा की कोई फिक्स वैल्यू थीटा नॉट कोई फिक्स रियल नंबर है, 0 हो सकता है, 1 2 3 कोई नंबर है। अगेंस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट वी आर टेस्टिंग h1 जिसमें थीटा की वैल्यू है थीटा 1, ठीक। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ये है। तो इसको ये सिंपल हाइपोथेसिस है ना, और ये भी सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल वर्सेस सिंपल। तो इसके लिए सिंपली जो क्रिटिकल रीजन आएगा, दैट क्रिटिकल रीजन विल बी, सो सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए जो क्रिटिकल रीजन होगा वो होगा, यहां लिख देता हूं। सो क्रिटिकल रीजन, या है ना, क्रिटिकल रीजन इज, सो वो लिखेंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ लाइक्लीहुड फंक्शन में थीटा की जगह थीटा नॉट रखेंगे और लाइक्लीहुड फंक्शन में रेशियो में थीटा की जगह थीटा 1 रखेंगे लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो यहां से आएगा हमारा क्रिटिकल रीजन, ठीक। तो जो भी क्वेश्चन ऐसा होगा थीटा इज इक्वल टू 0 अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू 1 और क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन नहीं मेंशन है, तो उस केस में हमारा क्रिटिकल रीजन ये आएगा। क्या किया, थीटा को हटा के थीटा नॉट रख दिया अपॉन, इसी में लाइक्लीहुड फंक्शन में ही थीटा को हटा के थीटा 1 रख दिया और लेस देन इक्वल टू के। ये थ्योरम कहता है कि दिस विल बी द क्रिटिकल रीजन फॉर योर दिस टेस्ट, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करके देखो इस पे। सो सर ये नाइमन पियर्सन का फॉर्मूला है ना जो? हाँ, नेमन पियर्सन इसका अगला स्टेप है, ये है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। इस पे क्रिटिकल रीजन निकला है। नेमन पियर्सन क्या कहता है, नेमन पियर्सन का क्या स्टेटमेंट है, नेमन पियर्सन लेमा कहता है कि ये जो क्रिटिकल रीजन है ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे जिस क्वेश्चन में लिखा रहता है ना कि फाइंड द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, तो ये जो निकालोगे ना तुम, तो नेमन पियर्सन लेमा कहता है ये जो क्रिटिकल रीजन तुम निकाल रहे हो यही मोस्ट पावरफुल है। तो तुम्हें मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। नेमन पियर्सन लेमा कहता है कि जो क्रिटिकल रीजन यहाँ से निकल के आएगा ना ये मोस्ट पावरफुल ही है, तो तुम्हें अलग से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करना है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए, है ना, वो हम आएंगे अभी। सो ये तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट है, इसमें ये था क्रिटिकल रीजन क्या होगा। अब आगे नेमन पियर्सन लेमा कहता है कि यही जो क्रिटिकल रीजन यहाँ से तुम निकाल रहे हो ना, यही क्रिटिकल रीजन तुम्हारा मोस्ट पावरफुल है। सो दैट्स ऑल। अब मोस्ट पावरफुल होता क्या है तो उसको मैं डिफाइन करूंगा अभी, है ना। सो अभी डिफाइन नहीं किया हमने, सो हमने भी फाइंड किया है क्रिटिकल रीजन, ठीक है। दिस इज द क्रिटिकल रीजन। एक क्वेश्चन देख लो, जैसे वैसा क्वेश्चन जहाँ क्रिटिकल रीजन दिया ही ना हो, कल जैसे कर रहे थे ना हम लोग, जैसे यही क्वेश्चन था, इसमें क्रिटिकल रीजन पता ही नहीं था। कल हम सॉल्व करना चाह रहे थे, पहला क्वेश्चन यही था हमारा, लेकिन बाद में चला क्रिटिकल रीजन तो है ही नहीं। तो चलो पहले क्रिटिकल रीजन निकालेंगे, फिर हम इस पे आगे काम करेंगे। देखो सो ये क्वेश्चन है कि एक्स ऑब्जर्वेबल सिंगल रैंडम सैंपल है जिसका ये पीडीएफ है, पैरामीटर स्पेस में 1 2 वैल्यू है, हमें मोस्ट पावरफुल टेस्ट निकालना है। तो मैं बताया कि जो टेस्ट हम लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से निकालेंगे वही मोस्ट पावरफुल होगा। मोस्ट पावरफुल डेफिनेशन क्या, खुद ही बता रहा है डेफिनेशन, है ना। जैसे एक टेस्ट में बहुत सारे क्रिटिकल रीजन तुम ले सकते हो, लेकिन वो क्रिटिकल रीजन जिसके मतलब जिसका पावर हाईएस्ट आएगा वो मोस्ट पावरफुल है। नाम ही तो बता रहा है डेफिनेशन, मोस्ट पावरफुल टेस्ट मतलब, और टेस्ट की पहचान उसके क्रिटिकल रीजन से है। अगर कोई टेस्ट बोल रहा मतलब वो क्रिटिकल रीजन उसको मतलब कोई टेस्ट का मतलब क्या है, क्रिटिकल रीजन। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट का मतलब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। कौन सा रीजन, तो वैसा क्रिटिकल रीजन जिसका पावर सबसे हाईएस्ट आए। तो नेमन पियर्सन लेमा अभी मैं लिखाऊंगा जो कह रहा है कि जो भी क्रिटिकल रीजन तुम निकालोगे ना लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, वही तुम्हारा मोस्ट पावरफुल है। तो तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना, वो थ्योरम को हम
थ्योरम का हेल्प लेके हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे ये मोस्ट पावरफुल है, बाकी प्रूफ देखोगे तो समझ आएगा ऐसा क्यों है। एनीवे अभी हम क्रिटिकल रीजन निकालते हैं पहले, तो है ना, फाइन कहीं भी बोलता है फाइन द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो जब भी बोलता है मोस्ट पावरफुल टेस्ट बताओ, तो टेस्ट बताओ मतलब क्रिटिकल रीजन बताओ। तो अगर आपसे टेस्ट पूछ रहा है मतलब क्रिटिकल रीजन पूछ रहा है, ठीक है। तो और लेवल दे रखा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वही है जो टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर फॉर टेस्टिंग दिस अगेंस्ट दिस। ये सिंपल वर्सेस सिंपल है, और क्वेश्चन है व्हाट इज द पावर ऑफ द टेस्ट, तो बाद में पावर ही बताने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्रिटिकल रीजन निकालना है, फिर वो क्रिटिकल रीजन जो हम निकालेंगे वो मोस्ट पावरफुल भी होगा, और फिर बाद में उसका पावर निकाल के बताना है कि क्या आएगा। तो पहले हम क्रिटिकल रीजन निकालते हैं। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट की स्टोरी से पहले तो हमें निकालना पड़ेगा अच्छा ये सिंगल सैंपल साइज है, देखो अब सैंपल साइज तो 1 है हो गई, तो सिंगल सैंपल साइज में जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो पीडीएफ ही है, क्योंकि अगर सैंपल साइज n होती है तो जो ज्वाइंट पीडीएफ है वो आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है। यहाँ सैंपल साइज तो 1 है, तो जो पीडीएफ या पीएमएफ है वही लाइक्लीहुड फंक्शन है। सो यहाँ पे I 1:1 लोगे प्रोडक्ट, तो यही आ जाएगा। तो जो पीडीएफ है वही लाइक्लीहुड फंक्शन है सिंगल सैंपल साइज में, कि जो ये एफ थीटा एक्स है, देखो जो मैं ये लिख रहा हूँ ये लोग ऐसा लिखते हैं एफ एक्स गिवन थीटा मतलब थीटा की कोई फिक्स वैल्यू के लिए ये पीडीएफ है। सो दिस इज द थीटा प्लस 1 एक्स की पावर थीटा। अब हमारा लॉजिक के हिसाब से क्या होगा, क्रिटिकल रीजन क्या होगा, सो जो क्रिटिकल रीजन आएगा, सो क्रिटिकल रीजन इज रिजेक्ट एच नॉट इफ लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट, थीटा की वैल्यू 1 है, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 दिस इज लेस देन इक्वल टू k। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो इसमें थीटा को हटा के एक बार 1 रखो, इसमें थीटा को हटा के एक बार 2 रखो, थीटा को हटा के, x नहीं, ठीक है ना, ये थीटा का फंक्शन है, सो थीटा की जगह तो यहां से आ जाएगा थीटा को 1 रखो, 2x की पावर 1 अपॉन 3x की पावर 2 लेस देन इक्वल टू k। सिंप्लीफाई करो इसको तो एक x कट जाएगा, और तो अभी बचेगा 1 अपॉन या 2/3x लेस देन इक्वल टू k। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, 3 और 2 को उधर भेज दो, तो आ जाएगा x मोर देन इक्वल टू 2/3k। तो इसका कुछ नया नाम दे दो, c रख दो कांस्टेंट नाम। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट h नॉट इफ x इज मोर देन इक्वल टू c। सो ये हमारा क्रिटिकल रीजन निकल के आ गया, c कोई कांस्टेंट है, सुटेबल कांस्टेंट है। तो c कैसे डिसाइड होगा, c डिसाइड होगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होगा उसके अकॉर्डिंग c आएगा, है ना। और इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है बाय नीमन पियर्सन लेमा, जो कि आगे हम लिखेंगे, है ना। सो एट दिस लेवल सिग्निफिकेंस चेंज करोगे c की वैल्यू चेंज कर जाएगी, तो उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन होगा। तो अभी c निकालना है, c कैसे निकलेगा, c वी डोंट नो, तो c फाइंड करने के लिए ये कंडीशन आपको दे रखा है, तो इसको यूज करते हैं। सो यहां से जब आप लिखेंगे कि अल्फा जो होता है, अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, ठीक है ना, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू। तो इसका मतलब हो गया अल्फा है कितना 13/49 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h नॉट x मोर देन इक्वल टू c, h नॉट इज ट्रू, थीटा को रखना है 1। चलो भाई, तो अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, सो 13/49 इज इक्वल टू x मोर देन c। तो c से लेके इसका सपोर्ट क्या है जी, 0 से 1, तो 0 से 1 तो c से लेके 1 तक ही जा सकता है ये, और pdf रख दो, थीटा को 1 रखना है, pdf में थीटा की जगह 1 पुट करना है, तो कितना आ जाएगा 2x dx। सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से आया 13/49, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर और 1 माइनस, तो अपर लिमिट माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस सी स्क्वायर ना जी, ठीक है, ये अपर लिमिट सी स्क्वायर कितना आएगा, सी स्क्वायर 1 माइनस 13/49, ठीक है। सो सी स्क्वायर आ गया 1 माइनस 13/49। सिंप्लीफाई करो इसको तो ये आ गया 36। ओके, तो यहाँ से c की वैल्यू
अब क्वेश्चन है सी क्या लोगे, तो सी यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अच्छा लिखा नहीं मैंने कंडीशन में ना। तो ये जो थ्योरम है इसमें कहता है कि जो एक्चुअली ये वैल्यू है ना, एक्चुअली ये के जो होगी वो 0 से 1 के बीच होगी। जो के है ना यहाँ पे हेयर, ये वाला के, यानी कि बाद में सी जो रख रहा हूँ, सी तो के का फंक्शन है। सो दिस के विल बी वेयर, दिस के विल बी बिटवीन 0 एंड 1, ये 0 1 के बीच का फंक्शन होगा, इनफैक्ट आई थिंक एक्सक्लूडेड होगा, तो सी के जो है वो 0 से 1 के बीच का नंबर होगा, रेशियो ऑफ लाइक्लीहुड, ठीक है ना। तो ये सी नहीं 0 से 1 में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये सॉरी मतलब यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, यहाँ जो हम के ले रहे थे ये 0 से 1 के बीच का था, ये नहीं कहेगा कि सी 0 से 1 में, ये सी अलग हो गया। सी यहाँ किसका नाम रखा मैंने, 2/3 के का रखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। फिर भी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तो सी को मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, तभी तो के पॉजिटिव आएगा, क्योंकि सी तो 2/3 के लिया है हमने, तो सी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा मुझे। तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ से, सी इज 6/7, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। तो फाइनली जो आपको क्रिटिकल रीजन चाहिए था वो मिला, रिजेक्ट H0 इफ x इज मोर देन इक्वल टू 6/7। और फिर से मैं कह रहा हूँ ना, न्यूमन पेयरसन लेमा बताता है कि ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। कैसे, देखो अब होता क्या ना, जैसे अभी आपने कहा x मोर देन इक्वल टू 6/7, ये क्रिटिकल रीजन है। x मोर देन 1 दूसरा क्रिटिकल रीजन, x मोर देन 0, x मोर देन 2, x मोर देन 5, तुम तो कुछ भी ले सकते हो क्रिटिकल रीजन। लेकिन ये वाला क्रिटिकल रीजन जो है ये हाईएस्ट पावर देगा। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, आप कोई और x मोर देन 1 ले लो, उससे पावर निकालो। तो मतलब इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, ये हम थ्योरम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या चाहिए, तो हमें चाहिए था फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो ये जो पहला क्वेश्चन है फाइंड द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, इसका आंसर ये है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। मोस्ट मतलब क्रिटिकल रीजन क्या है, तो क्रिटिकल रीजन डिसाइड करता है टेस्ट क्या है। सो ये हो गया। अब पूछ रहा है पावर बताओ, पावर निकाल पाएंगे, बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है। सो पावर का फॉर्मूला है रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। H1 क्या है, थीटा बराबर 2। सो रिजेक्टिंग पावर इज रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो पीडीएफ थीटा को 2 रखोगे पीडीएफ में, तो ये हो जाएगा 3x², और इसको इंटीग्रेट करोगे 6/7 से 1 में। बताओ भाई सिंप्लीफाई करके क्या आया। तो ये आएगा 1 - 6/7 का क्यूब, और इसको वो करो सिंप्लीफाई करके बताओ डेसिमल में क्या आया। तो ये पावर है टेस्ट का। वन 127/343। कितना कितना 127/343। 127/343। चेक कर लीजिए बाकी लोग, आपका भी यही आंसर आ रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है। सो पहले क्रिटिकल रीजन के लिए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाया, ये क्रिटिकल रीजन निकल के पहले तो ये आया, फिर सी निकालने के लिए अल्फा का यूज किया, सी आ गया, तो ये फाइनल आंसर है। अब इसके हेल्प से पावर निकाल लिया, ठीक है। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, देख लो इसमें आंसर भी देख सकते हो, पहला क्वेश्चन का आंसर भी दिया होगा ना, है दिया हुआ, अच्छा इसने दिया नहीं है, तो ये सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव वाले पेपर में देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारे पास, दिस वाज हाउ टू फाइंड क्रिटिकल रीजन। तो सिंपल वर्सेस सिंपल में क्रिटिकल रीजन कैसे निकालेंगे वो एक तरीका है, ठीक है। जैसे अभी मैं तुमसे अगर पूछूं कि लेट से एक क्वेश्चन एज ए थ्योरम ही है, हालांकि चलो थ्योरम के तौर पे लिख देता हूँ, याद भी रखना इसको। सो x1 x2 xn, सपोज इट इज अ IID नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन। नोन मतलब देखो यहाँ लिख दिया मैंने नोन है, तो नोन लिख दिया मतलब कोई गिवन कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर इज नॉट अ नोन पैरामीटर, तो ये सिंपल एक गिवन कांस्टेंट है। अब मान लो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, H0 है, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट H1 है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द क्रिटिकल रीजन, मुझे बताओ इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा। ये जस्ट इफ लिख देता हूँ, रिजेक्टिंग H0 इफ, बताओ क्या कंडीशन आएगी इस पे, कैसे निकालोगे। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ जरा, बताओ आंसर तुम लोग।
तो वैसे ही लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से आ जाएगा। तो ये तुम्हें अब याद रखना है, कभी भी सिग्मा स्क्वायर नोन होगा और थीटा के लिए म्यू के लिए मुझे सिंपल वर्ड से सिंपल में निकालना, जो इसका आंसर आएगा वो याद रखना है, तो आगे डायरेक्टली यूज़ करेंगे हम, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में भी तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा नॉर्मल वाला, तो उसमें याद रखोगे तो बेटर रहेगा। बताओ भाई बाकी लोग कर पाओगे ना? लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे, है ना? लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो नॉर्मल का, फिर लाइक्लीहुड फंक्शन में डिवाइड करो, थीटा की जगह थीटा नॉट थीटा वन रख के सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आएगा। ये थ्योरम लगाओ, है सर ना? ये अप्लाई करो। सर हाँ जी, सर पावर निकाले 1 माइनस होता है ना, रिजेक्ट एच नॉट। किसका वन माइनस होता है? सर सर अभी जस्ट सवाल अभी सॉल्व किए पावर निकालने का। हाँ, क्या 1 सॉल्व? माइनस कहाँ गया? पावर का फॉर्मूला पता है तुम्हें? ये सर 1 माइनस टाइप 1 हीरो बोलते हैं। एक तो आधा अधूरा जानकारी कहाँ से लेते हो तुम, इसलिए रिवीजन कहता हूँ जरूरी है। ये रिवीजन नहीं करते हो, आधा अधूरा कहीं पे पढ़े हो 4 साल पहले, वही तुम्हें लग रहा है सही है, तुम वही मान के बैठे हो। कहीं देख के पढ़े हो, वेरीफाई किए हो जो बोल रहे हो उसको, कहीं पे देखे हो, देख के बोल रहे हो या ऐसे मन से बोल रहे हो कुछ भी? नहीं सर, इतना पावर 1 माइनस बीटा इक्वल पावर बोलते हैं। हाँ, बीटा क्या होता है? वही रिजेक्ट H1 H नॉट H1 इज ट्रू। ठीक से वेरीफाई करो, तुम्हें ठीक से चीज़ें याद नहीं है, ये तो बोल रहा हूँ। आधा अधूरा जानकारी, आधा अधूरा क्यों जानकारी? तुम रिवाइज ठीक से नहीं कर रही, तो बोल रहा हूँ तुम्हें। एक चीज़ को 50 बार पढ़ो, याद रहेगा। 1-2 बार पढ़ते हो वही चीज़ें, फिर मुझे बता रहे हो कि क्या है क्या नहीं है। ढंग से वेरीफाई करो किताब में। जब कुछ बोल रहे हो वेरीफाई करो ना बुक में, ऐसे ही कुछ भी ज्ञान दोगे। ढंग से चेक करो, या कल का क्लास देखो जो मैं लिखा है फॉर्मूला। और 1 माइनस बीटा जो बोल रहे हो, 1 माइनस टाइप 2 एरर होता है। टाइप 2 एरर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H1 व्हेन H1 इज ट्रू। तो 1 माइनस करे तो रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। तो याद रखो ना फॉर्मूला, अभी तो मैं फॉर्मूला लिखा था कुछ देर पहले। ढंग से, या तो तुम एक ढंग से एक चीज फॉलो कर लो। साइज का मतलब रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H नॉट इज ट्रू, पावर रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। यही 1 माइनस टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी आएगी। तुम बोलो 1 माइनस टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी आएगी, तो ढंग से पढ़ते नहीं हो ना तुम। वो कल हमने लिखाया ऑलरेडी वो फॉर्मूला, ठीक है? अभी ये निकालो तुम लोग भाई। इसका आ रहा है के पावर n into theta 1 square minus theta naught square plus 2 into summation x। उसको सिंप्लीफाई करो, उसको और रिड्यूस करो, वो कुछ ऐसा आएगा। ये आएगा, आई थिंक आएगा मॉड एक्स माइनस थीटा नॉट, ऐसा। तुम इसको सिंप्लीफाई करो ठीक से, मे बी ऐसा होगा, मॉड एक्स माइनस थीटा नॉट मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट्स से के या सी, ऐसा आएगा। देखो जरा, ये आएगा। ये प्रसन्ना साहू वाले बुक ना बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे, तुम वहां से देख सकते हो, ठीक है?
आई थिंक यहाँ पे जो k है ना वो 0 से इन्फिनिटी है। ये जो k की वैल्यू है दिस इज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी फॉर k मोर देन इक्वल टू वेयर k मोर देन इक्वल टू 0, जस्ट k मोर देन इक्वल टू 0 है यहाँ पे। आया भाई किसी का आंसर? इस तरह से कुछ आएगा कि नहीं? सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ पहले। मैं भी ऐसा ज़रूरी नहीं होगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इसको डिराइव करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। देखो ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन या प्रूफ लिख लो। तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है इसमें, प्रोडक्ट यही होगा, सिग्मा रह गया ना, 2 सिग्मा स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 सिग्मा स्क्वायर ये है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1 बाई ये एंड 1 बाई सिग्मा की पावर n e की पावर ठीक है। अब जब तुम एल थीटा नॉट अपन एल थीटा वन करोगे, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन, तो क्या होगा, तो सिंप्लीफाई करो तो एक बार थीटा को ना, बाकी तो ये तो कॉमन टर्म रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखता हूँ इसको मैं। तो उसमें जस्ट बचेगा e की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स आई माइनस थीटा नॉट का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये पावर ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा, ई एक्स पी ई की पावर है ना, तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लो, समेसन भी कॉमन ले लो, तो समेसन क्या बनेगा, एक्स आई माइनस थीटा नॉट का होल स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस थीटा वन का होल स्क्वायर, यही है जी, देख लो ये आएगा सिंप्लीफाई हो गए। अब हमें क्या करना, लेस देन इक्वल टू के, ये कहता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू के कर लो, जहाँ के कोई पॉजिटिव नंबर है। अब वहाँ से सिंप्लीफाई करके तुम वो निकालो क्या आएगा, सो ई तो अभी के लिए k1 रखो इसको, दिस इज k1 ओके। अच्छा तो वो थीटा नॉट इक्वल टू थीटा वन में आएगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो ई उधर जाएगा, तो ई तो 1 फंक्शन है, उधर जाएगा तो ई की पावर k1 हो जाएगा, सॉरी ई उधर जाएगा log k1 हो जाएगा, उसका नाम k2 रख देना, फिर माइनस इसको भी हटा दो। तो यहाँ से सिंपली मैं अगर ऐसा लिखूँ कि एक्स आई माइनस थीटा नॉट होल स्क्वायर माइनस एक्स आई माइनस थीटा वन होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, तो ये क्या हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू
सम कांस्टेंट K2, ये एग्री करते हो तुम लोग? क्या हुआ, जैसे E उधर जाएगा लॉग होगा और ये -1/2 सिग्मा स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देगा, है ना, बिकॉज ऑफ नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स्ड। ओके है जी या नहीं? अब इसमें क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी लगाओ तो क्या बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करो तो समेसन a प्लस बी करोगे 2xi माइनस थीटा नॉट प्लस थीटा 1, ये होगा a प्लस बी में a प्लस बी, और a माइनस बी करोगे तो क्या होगा, इनटू में a माइनस बी। तो यहाँ मुझे फिक्स करना पड़ेगा वैल्यू क्या है ना, ठीक है अभी के लिए। तो a माइनस बी में क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो ये थीटा 1 माइनस थीटा नॉट हो जाएगा, तो इनटू में थीटा 1 माइनस थीटा नॉट। कैलकुलेशन तुम लोग चेक करना अपना, खुद से करो, कैलकुलेशन समझ आएगा। मोर देन इक्वल टू K2। अब यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, है ना, एक तो है अब ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये डिपेंड करेगा तुमने क्या लिया है वैल्यू। सो यहाँ से आएगा, इसको समेसन खोल दो अभी। सो अभी मैं थीटा 1 माइनस थीटा नॉट बाहर रखता हूँ और इसको ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 2 समेसन एक्स आई एन एक्स बार माइनस एन टाइम थीटा नॉट प्लस थीटा 1, यही है जी। मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट K2, यहाँ से n कॉमन निकाल सकते हो तो n निकाल लो, थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, 2 भी निकालना चाहो 2 भी निकाल लो, तो बचा x बार माइनस थीटा नॉट प्लस थीटा 1/2, यही है। अच्छा तो मॉड नहीं आया ना, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। तो जो मैं गेस कर रहा था वो सही, वो नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या आया, अब देखो दो चीज़ें हैं, अगर ये वैल्यू डिपेंड करता है क्या लोगे, जैसे मैं अगर केसेस बना दूं कि अगर थीटा 1 मान लो मोर देन थीटा नॉट है, दूसरा केस थीटा 1 लेस देन थीटा नॉट है, इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि H0 H1 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो क्या आंसर आएगा, तो ये उधर भेजोगे जब थीटा 1 मोर देन थीटा नॉट है तो ये पॉजिटिव है, तो क्रिटिकल रीजन आएगा x बार मोर देन इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो इसको मान लो अभी के लिए ये नंबर है ना, ये उधर चला जाएगा, तो ये तो नंबर है, तो यहाँ पे इसका नाम कुछ रख लो C1, समझ लो। ये जो इधर भेजेंगे तो ये K2 प्लस दिस C1 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला गया एट द एंड। एंड दूसरा आएगा x बार लेस देन इक्वल टू C, कुछ नया नाम दे दो, है ना, C1 या C2 जो भी रखना है तुम्हें, C2 अगर ये होगा। सो ये एक क्रिटिकल रीजन निकल के आया। ओके, तो यहाँ से ये समझ आया हमें कि x बार मोर देन इक्वल टू C1 होगा अगर थीटा 1 मोर देन थीटा 2 है, और ये लेस देन हो जाएगा अगर थीटा 1 लेस देन थीटा 2, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इनक्वालिटी रिवर्स कर देगा फिर से, और ये उधर जाके वैसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, कुछ पूछना है किसी को? तो यहाँ पे है कि वहाँ पे हाँ थीटा 1 माइनस थीटा नॉट लेंगे। नहीं C1 यहाँ से आएगा, हाँ, तुम खुद सोचो क्या आएगा। अरे भाई यहाँ पे जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो पहले नीचे इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो C1 क्या है वहाँ पे तुम देखते तो K2/2n थीटा 1 माइनस, सिंप्लीफाई करना आता है ना, जब लिखोगे तो दिखेगा, नहीं लिखोगे तो वो जैसे तुम गेस करते रह जाओगे, प्लस थीटा नॉट प्लस थीटा 1, सिंप्लीफाई करना डायरेक्टली लिखा ना मैंने, पहले इसको तुम डिनोमिनेटर में भेजोगे, प्रोडक्ट में जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया C1 तुम्हारा। दूसरे वाले में C2 क्या आ गया, वही चीज़ें, बस यहाँ पे वैसा आ गया, सेम ही है, कुछ अलग थोड़ी है। तो इवन तुम C1 ही लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है, यही C1 है, सेम ही है दोनों में, बस पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एक बार थीटा 1 माइनस थीटा 2 पॉजिटिव है, एक बार थीटा 1 माइनस थीटा 2 नेगेटिव है ना। कुछ पूछना है अभी भी किसी को? देखो तो यही C1 है, C1 C2 कर, C1 कर लो जस्ट, तो C कर लो सिंपली, C1 के बजाय क्या, यू जस्ट टेक C, कांस्टेंट C ले लो। तो इसकी याद, ये कोई जरूरत नहीं याद रखने का, वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मल्टीपल कांस्टेंट ही कोई आएगा, उसमें क्या है। तो कहने का मतलब आंसर क्या आया, तो आंसर ये आया कि थीटा 1 जब ज़्यादा है थीटा नॉट से तो मोर देन इक्वल टू C आया, और जब लेस देन है तो ठीक है।
ठीक है, तो आंसर क्या है? तो यहाँ पर रिजेक्टिंग एच नॉट जो हम लिख रहे थे, सो दिस विल बी तो इस क्वेश्चन में जो रिजेक्शन रीजन आया ये आएगा रिजेक्टिंग एच नॉट इफ, तो ये था एक्स बार मोर देन सी इफ थीटा वन मोर देन थीटा नॉट, एक्स बार लेस देन सी मोर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इफ थीटा वन लेस देन थीटा नॉट। चेक कर लीजिए। सो ये क्रिटिकल रीजन निकल के आया। अब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होता तभी तो कर पाते तुम सेम तरीके से। यहाँ वाला कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ है। क्यों कॉम्प्लिकेट हुआ? थीटा नॉट थीटा वन के चक्कर में। वहाँ लो थीटा नॉट 0 है, थीटा वन 1 है। अगर थीटा नॉट की वैल्यू 0 है, थीटा वन की वैल्यू 1 है, तो क्या क्रिटिकल रीजन आएगी? जैसे अभी के लिए ठीक है ना, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं अगर मैं यहाँ पे कि जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, लेट x1 x2 x100 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा कॉमा 1। ठीक, एच नॉट है, थीटा इज इक्वल टू 0, h1 है, थीटा इज इक्वल टू 1। देन रिजेक्शन रीजन ऑफ is ऑप्शन ए एक्स बार मोर देन सी, ऑप्शन बी एक्स बार लेस देन सी, ऑप्शन सी मॉड एक्स बार लेस देन सी, ऑप्शन डी मॉड एक्स बार मोर देन सी। क्या आंसर होगा इसमें बताओ? तुम खुद भी कर सकते हो। जो कैलकुलेशन मैंने पीछे किया वही कैलकुलेशन तुम अब वही कैलकुलेशन रिपीट कर लो, है ना। यू जस्ट रिपीट द सेम कैलकुलेशन जो मैंने किए हैं। एन की जगह 100 रखना, थीटा नॉट की जगह 0 रखना, थीटा वन की जगह 1 रखना। आप सिंप्लीफाई करो पूरा पूरा जैसे मैंने किया कैलकुलेशन, सेम आंसर होगा। तो यहाँ थीटा वन जो है मोर देन थीटा नॉट है, तो ये आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं रिपीट करूं कि लाइक अब इसमें क्या है, दूसरा क्वेश्चन अगर इसी में मैं चेंजेस करूं कि लेट से ये सेकेंड क्वेश्चन है और यहाँ 1 कर देते हैं और यहाँ पे 0 कर देते हैं। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? सो ये है, तो यहाँ ये 1 हो गया, तो थीटा वन जो है h1 में ये लेस देन थीटा नॉट है, तो एक्स बार लेस देन सी होगा, तो ये आंसर होगा अब। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को इसमें? तो तुम्हें याद नहीं रहेगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, याद है तो ठीक है। देखिए कौन, ठीक है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अभी तो हम सिंपल वर्सेस सिंपल में लिख रहे थे, तो अभी मैं लिख देता हूं नीमन पियर्सन लेमा क्या है। तो जो नीमन पियर्सन लेमा है वो ये कहता है कि ठीक है, बाकी एक तो कैलकुलेट करके दिखाए, बाकी क्वेश्चन में भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो जहां क्रिटिकल रीजन नहीं दिया हुआ है वहां पे। जैसे क्वेश्चन में क्रिटिकल रीजन नहीं होते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको क्रिटिकल रीजन निकालना पड़ेगा। जैसे इस तरह का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है मान लो, यही है। अब इसमें क्रिटिकल रीजन नहीं है, आपसे पूछ, चलो ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। तो अभी के लिए ये जैम 2024 का ही है, समझो। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि x1 x2 xn जो है कहां से आया, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा से, और वेयर लैम्बडा या तो 1 होगा या 2 होगा।
H0 में लैम्डा 1 है, H1 में लैम्डा 2 है। द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो अभी मैंने इवन पर्सन लेवल लिखाया नहीं, लेकिन आपको बता दिया ना कि जो क्रिटिकल रीजन हम निकाल रहे हैं मोस्ट लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, वही मोस्ट पावरफुल है, तो हमें कुछ नहीं करना अलग से। तो ये है। अब कह रहा है कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, जैसे इसी में अभी तो मैंने नहीं लिखा, इसे थ्योरम को मैं अगर कंटिन्यू करता, यहां तो बस मैंने ये लिख दिया। अब ये सी कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन है, ये सी कहां से आएगा? तो ये जो सी कांस्टेंट है वो अल्फा डिसाइड करेगा कि व्हाट विल बी दैट कांस्टेंट। अगर मैं यही बोल देता कि साइज अल्फा है टेस्ट का, तो बताओ सी क्या होगा? या इसी क्वेश्चन में मैं पिछले क्वेश्चन में बताता हूँ। जैसे मान लो ये यहाँ सी तो लिख दिया मैंने, अब मैं बोलूँ कि इसका साइज अल्फा है, तो बताओ सी क्या है? तो अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको सी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन 1 है इसमें बोलेगा, क्वेश्चन 1 का ही पार्ट लिख रहा हूं मैं, कि इफ साइज ऑफ टेस्ट इज अल्फा, अल्फा कुछ भी हो सकता है 0 से 1 में, है ना। मान लो बोल दिया 10% है, 5% है, कुछ भी है, तो आप मुझे सी निकाल के बताओ कि व्हाट इज दैट सी। हमने ये तो कहा कि रिजेक्ट H0 है ना, हमने यहाँ निकाला कि रिजेक्ट H0 इफ एक्स बार इज मोर देन सी, तो मुझे कांस्टेंट सी चाहिए, तो सी कहाँ से आएगा? तो अल्फा से आएगा। तो अल्फा का क्या डेफिनेशन है? रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, तो H0 में थीटा को मैंने 0 ले रखा है, अल्फा साइज इज द रिजेक्टिंग H0 इज ट्रू। अब यहाँ से C निकलेगा, तो अल्फा इज, अब इसको कन्वर्ट करो एक्स बार को Z में, तो एक्स बार माइनस 0 मीन अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा तो 1 है तो 1/√10 मोर देन C माइनस 0 अपॉन n, कितना 100 है मेरा, तो √10 कितना हो जाएगा? √100, 1/10। ये हो गया। थीटा को 0 मैंने यूज़ कर लिया। मेन क्या था ना, ये मीन थीटा था ना इसका, तो यहाँ बोल रहा है कि मीन को 0 यूज़ करो, गिवन है ना, इसीलिए। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ मैं 1 घटाता, ठीक है। जो थीटा गिवन होगा वही, क्योंकि मीन तो थीटा है एक्चुअली, तो यहाँ थीटा 0 है इसलिए ऐसा किया। तो यहाँ से आ गया अल्फा प्रोबेबिलिटी Z मोर देन 10C। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ 10C की वैल्यू क्या लोगे ताकि ये प्रोबेबिलिटी अल्फा हो जाए? वो नोटेशन पे जाना पड़ेगा आपको। सो व्हाट इज दैट C? समझो, Z मोर देन व्हाट विल गिव यू अल्फा, नोटेशन याद है? सो यहां तुम क्या लिखोगे ताकि इधर अल्फा हो जाए, इधर 1 माइनस अल्फा हो जाए? सो इसका इस नंबर का नाम क्या है, नोटेशन क्या है इस नंबर का? ये जो नंबर है उसको क्या लिखूं मैं? दिस इज एक्चुअली Z अल्फा दी। तो यहां से आ गया, ये जो 10C है उसको Z अल्फा होना पड़ेगा, तो 10C को होना पड़ेगा Z अल्फा, तो C को होना पड़ेगा Z अल्फा बाई 10। अब अल्फा मान लो मैं अल्फा की जगह यहां लिया होता 10%, तो यहाँ था Z 0.10 और Z 0.10 क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको, तो इससे C की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन में अगर मैंने यहाँ जब साइज अल्फा कर दिया तो क्रिटिकल रीजन हो गया रिजेक्ट H0 इफ एक्स बार इज मोर देन, C की वैल्यू कितनी आई? Z अल्फा अपॉन 10, तो ये फाइनल क्रिटिकल रीजन आ गया। अब अल्फा भी अगर मैं दे दूं आपको कि अल्फा 5% है, तो Z की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। अल्फा अगर 5% है तो उसके हिसाब से Z आ जाएगा, तो Z फिर आपका 1.96 आ जाएगा, 1.96 अपॉन 10। समझ पा रहे हो जी? तो इस तरह से C निकलेगा। तो C निकालने के लिए आपको अल्फा यूज करना पड़ेगा। सेम यहाँ भी कर सकते हैं, अब यहाँ भी फाइंड करके देख सकते हो क्या होगा, है ना। तो यहाँ लेस देन है तो वहाँ लेस देन आएगा, तो लेस देन आएगा तो आई थिंक यहाँ पे जो करोगे सो ये आएगा रिजेक्ट H0 इफ, कहाँ डिफरेंस आएगा? एक तो यहाँ पे मुझे 1 रखना पड़ेगा क्योंकि H0 में यहाँ 1 है, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो C माइनस 1 अपॉन 1/10, तो Z है ना, फिर इसका लेस देन है ना, तो लेस देन Z लेस देन C माइनस 1 अपॉन 10, 10 इंटू C माइनस 1, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में अगर सॉल्व करूंगा तो ऐसा आएगा 10 इंटू C माइनस 1 की वैल्यू Z 1 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि यहाँ पे है मोर देन, इस वाले क्वेश्चन में आएगा लेस देन, तो लेस देन करेंगे तो 1 माइनस अल्फा, माइनस अल्फा ना, सो माइनस Z अल्फा ये हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि माइनस Z अल्फा के आगे की प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, यहाँ भी Z अल्फा आएगा क्या? मैं बोल रहा हूँ यहाँ क्या आएगा? Z मोर देन, Z लेस देन समथिंग इज अल्फा, तो Z लेस देन समथिंग इज अल्फा इज व्हाट? माइनस Z अल्फा। हाँ ठीक है, माइनस Z अल्फा ही होगा, क्योंकि माइनस Z अल्फा के पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है ना,
ठीक है। ठीक है, तो ये माइनस जेड अल्फा आएगा। ये तुम सेम, मैं कह रहा हूँ कि यू डू द सिमिलर कैलकुलेशन फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो इससे आप सी निकालो, तो मैं वही थोड़ा गेस कर रहा हूँ सिंप्लीफाई करके, तुम एग्जैक्ट सॉल्व करके देख लो क्या आएगा। सेकंड वाले जो प्रोसीजर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किए वही प्रोसीजर तुम सेकंड में फॉलो करो और देखो सी क्या आएगा। तो मेरे हिसाब से सी ऐसा कुछ आएगा, 1 माइनस जेड अल्फा अपॉन 10। तो यहाँ आएगा एक्स बार लेस देन 1 माइनस जेड अल्फा अपॉन 10, ऐसा कुछ आएगा। जब आपने साइज अल्फा फिक्स कर दिया, यहाँ पे जब आपने साइज को अल्फा फिक्स कर दिया, तो अल्फा साइज के लिए इसका क्रिटिकल रीजन आएगा एक्स बार 10। ठीक है जी। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व सिमिलर होगा, बिल्कुल सिमिलर। अब यहाँ काई स्क्वायर क्यों आ रहा है? क्योंकि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर में आएगा। यहाँ पे जेड क्यों आया? यहाँ पे ये जेड क्यों आया? बिकॉज जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसको हमने नॉर्मल में कन्वर्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ काई स्क्वायर में आ रहा है। यही नोटेशंस आपको पता होने चाहिए, तो आसान क्वेश्चन है ये। सो इसमें क्या होगा देखो, पहले तो आप लोग निकालो लाइक्लीहुड फंक्शन, तो जानते हो, कर पाओगे? देखो करके, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट एक्सपोनेंशियल लैम्डा। ये कौन सा वाला पीडीएफ है पता कैसे चलेगा? देखना पड़ेगा फर्स्ट पेज पे, जैम 2024 का फर्स्ट पेज है। सो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है यही वाला होगा, लैम्डा एक्स आई। सो लाइक्लीहुड फंक्शन इसका आ गया लैम्डा की पावर n e की पावर माइनस समेसन। तुम लोग खुद भी कैलकुलेशन करो, पेन पेपर चलाओ और देखो क्या आ रहा है। अब आपको क्या करना होगा, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h0 1, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1 2, लेस देन इक्वल टू k। इसको सिंप्लीफाई करके तुम लोग बताओ क्या आएगा, कर पाओगे सिंप्लीफाई इसमें? अच्छा, तो अब वो तो पहले आपका, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा आएगा समेसन एक्स आई, है ना, आई फ्रॉम 1 to n, ऐसा आएगा लेस देन इक्वल टू सम सी, ऐसा कहना चाह रहे हैं ना। अब मुझे सी डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू साइज, क्योंकि इसने बोल रखा है साइज अल्फा है। तो जब साइज हमें गिवन है तो अल्फा के टर्म में सी को निकालना पड़ेगा। तो जब भी क्वेश्चन में साइज गिवन होगा, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है, तो निकल जाएगा अब। तो अल्फा मुझे गिवन है, तो अल्फा क्या होता है? रिजेक्टिंग h0, तो समेसन एक्स आई आई फ्रॉम, ये टी है ना, इसी को बोलते हैं टी लेस देन सी। टी इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेरा है वो है समेसन एक्स आई, है ना। सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n। सो दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब अल्फा क्या होता है? रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू। अब ये बाकी लोग वेरीफाई करो, ये नहीं कि एक ने कह दिया मान लिया कि हाँ सही कह रहा होगा। तुम अपना खुद कैलकुलेशन करो, चेक करो तुम्हारा भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। सो लेस देन इक्वल टू सी, एंड h0 की वैल्यू है लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा को इसमें 1 रख देंगे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी टी का? इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा गामा n कॉमा एक्स, क्या था? एक्सपोनेंशियल लैम्डा। तो एक्सपोनेंशियल लैम्डा इज गामा 1 कॉमा लैम्डा, तो ये आएगा n कॉमा लैम्डा। तो यहाँ से समेसन एक्स आई और n पता है क्या? नहीं पता है अभी, और लैम्डा यहाँ 1 गिवन है। तो जब लैम्डा 1 गिवन है तो ये जो समेसन एक्स आई है आई फ्रॉम 1 to n जो कि t है, तो लैम्डा को 1 रख दोगे तो हो जाएगा गामा n कॉमा 1। और बताओ ये किसके आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है? गामा n कॉमा 1 इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ व्हाट? अच्छा, अभी तो डायरेक्टली आएगा नहीं। ओके, तो उसके लिए मुझे 2 टाइम करना पड़ेगा, नहीं? 2 थीटा समेशन एक्स आई। हाँ एग्जैक्टली, सो वी हैव टू मेक इट 2i, है ना। तो हमें 2 टाइम करना पड़ेगा। अभी देखो, अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं काई स्क्वायर में, काई स्क्वायर में तब आएगा जब n कॉमा 1/2 होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2t 2 समेसन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n, तो हो जाएगा गामा n कॉमा 1/2। नाउ इज आइडेंटिकल विद काई स्क्वायर 2n, है ना, क्योंकि 2n/2 1/2 हो जाएगा। तो अब ये काई स्क्वायर 2n, तो यहाँ से मुझे ये तब तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा कि काई स्क्वायर कैसे बनेगा। तो यहाँ काई स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो नाउ अब यहाँ से इसको हम कंटिन्यू करें तो अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 2t, ये t इसको बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू c। गिवन लैम्डा यूज कर लिया, उसको अब इग्नोर करो तत्काल, है ना, लैम्डा को 1 यूज कर लिया ना यहाँ पे मैंने। तो दिस इज इक्वल टू, और ये 2t का डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर 2n लेस देन इक्वल टू c। अब तुम खुद सोचो c तुम क्या लोगे
कांस्टेंट काई स्क्वायर के टर्म में काई स्क्वायर 2n लेस देन सी अल्फा हो जाए, तो इसका नोटेशन मैंने एक्सप्लेन किया था ना पहले। सो ये मान लो इस तरह का केसेस है। सो व्हाट विल राइट द नंबर कि इस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में सी से पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा हो जाए। यहाँ अल्फा है, यहाँ 1 माइनस अल्फा है, तो इस नंबर का नाम क्या होगा? नोटेशन स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा। हाँ, तो ये समझना है आपको कि आगे है ना। सो ये है काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, तो सी की वैल्यू यही निकल के आ गई, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा। सो दिस इज योर सी नाउ। अब हो गया आंसर, उससे मैच हो जाएगा, देख लो। तो फाइनली हम यहाँ रख देंगे अब सी की वैल्यू, जो सी की वैल्यू हमने निकाली है ना वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो अभी क्या किया मैंने, अब आपको इसके साथ मैच करना है, ठीक है ना। सर अच्छा 2c मैंने मिस कर दिया एक, यस हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे, तो यहाँ 2c रह गया, ये 2 टाइम था, दिस वाज 2 टाइम, यस। सो मैं 2 लिखना भूल गया ना, क्योंकि हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए, तो मल्टीप्लाई दोनों साइड होगा ना, एक साइड तो होगा नहीं। तो मतलब 2c इज काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा। फाइन, तो यहाँ से c आ गया 1/2 काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा। तो फाइनली जो हमारा आंसर था, दिस वाज आवर आंसर, जो कि टी इसी को बोला हुआ है। तो फाइनली आ गया रिजेक्ट h0 इफ समेशन xi, है ना, समेशन xi i फ्रॉम 1 to n इज लेस देन इक्वल टू c, और c निकला हाफ काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, ये आ गया। सो ए इज करेक्ट। अब जिनको डाउट है पूछो। सर हाँ, वहाँ काई स्क्वायर 2n लेस देन 2c है, तो वहाँ से c की जो वैल्यू आ रही है ग्राफ के थ्रू, वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तुम कॉन्फिडेंस इंटरवल में थे भाई, ढंग, इसलिए कहता हूँ ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी काई स्क्वायर 2n में यूज किया था Tn-1 अल्फा, z अल्फा, काई स्क्वायर 2n अल्फा, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये सब नोटेशन वहां भी आया था। इसलिए डिवाइस करो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया वो खुद से करो, बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करो PYQs के, और खुद से करो, तब जाके एग्जैक्टली क्लैरिटी आएगी। अभी तुमने कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल क्वेश्चन कर दिया, तो किए ही नहीं होंगे, या तुमने ऐसे ही कुछ भी लिख लिया होगा। हमने पहले भी बता रखा है कि काई स्क्वायर का PDF है मान लो, तो अगर इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा है, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन x का अगर है काई स्क्वायर n, अभी के लिए n मान लो, 2n मानना 2n मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जिसका ये PDF है उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ काई स्क्वायर 2n, इसके आगे की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ हम इंडेक्स लिखते हैं, हो गया। यही चीज़ मैंने जेड में बताई थी कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल है मान लो सपोज, तो यहाँ तो 0 है। अब ये नंबर अगर इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा, अभी तो यूज़ किया था कुछ देर पहले जेड अल्फा, तो ये नंबर है जेड अल्फा। यही चीज़ टी में हुआ था, अगर ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है मान लो इस तरह से, है ना, तो ये है, ये 0 है। अगर ये नंबर टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इधर की प्रोबेबिलिटी, अगर इधर अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा है, तो इसका मतलब Tn अल्फा है। ये तो नोटेशन है, यही सेम कॉन्फिडेंस इंटरवल में सेम नोटेशन यूज़ किया था हमने। तो इस नंबर के पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, एक नंबर है, इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, ये एक नंबर है। इसके ये जो इंडेक्स यहाँ जो भी हम कांस्टेंट लिख रहे हैं वो उसके आगे की प्रोबेबिलिटी है, उस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ है। यहाँ अगर हम जेड अल्फा लिख रहे हैं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। यहाँ अगर Tn-1 लिख रहा हूँ तो टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम में उस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। यहाँ काई स्क्वायर 2n अल्फा लिख रहे हैं तो काई स्क्वायर 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रीब्यूशन में उस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। देख लो भाई। कभी कभी ना ये रिवर्स भी डिफाइन करता है, मतलब कोई ये जरूरी नहीं हमेशा अल्फा जो है इधर की प्रोबेबिलिटी। हाँ एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं। जैसे रोहतगी वाली बुक अलग है, पीके साहू जो प्रसन्ना साहू वाली अलग नोटेशन है, तो जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ ये है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म नोटेशन लेके चलना पड़ेगा, है ना। हाँ बट कभी कभी सर ना प्रॉब्लम में ही, मतलब क्वेश्चन में ही, पेपर में भी वो रिवर्स डिफाइन एग्जैक्टली हर बार डिफाइंड रहेगा, तो ये अज्यूम नहीं करना यहाँ पे। जी आप सही कह रहे हैं। ये जो हम यूज कर रहे हैं, तुम देखोगे कोई भी, मैं फिर से कह रहा हूं, जो फर्स्ट पेज जैम का है या गेट का है इंस्ट्रक्शन वाले, वहां पे ये नोटेशन एक्सप्लेन्ड है, वहां जाके पढ़ो आप। जैसे मैं कोई अगर पेपर खोलूं यहाँ पे, वो तो खुलेगा नहीं एक्चुअली, पता नहीं सर क्या प्रॉब्लम है। देखना पड़ेगा, राइट टेल की डिफाइन एग्जैक्टली हाँ, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे क्या है, जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल वाला केस में कहता हूँ, या गामा में, एक्सपोनेंशियल में 2 PDF है, गामा में भी सेम सिचुएशन है। तो ये नोटेशन में भी कुछ बुक क्या करती है कि इसको, जैसे मैंने अल्फा लिखा है, कुछ बुक इसको लिखती है काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा,
कुछ बुक इसको लिखती है Tn 1 माइनस अल्फा, कुछ बुक में लिखेगा इसको Z 1 माइनस अल्फा, ऐसा कुछ। तो अब डिपेंड करता है क्या हम लेके चले, क्योंकि मैं एक यूनिफॉर्म नोटेशन फॉलो कर रहा हूँ क्लास में ये, और यही जनरली जैम में भी यूज्ड है। बट एक बार तुम जस्ट वेरीफाई कर सकते हो फ्रॉम द गिवन, जो जहां पे भी यूज्ड है वो एक्सप्लेन किया रहता है, तुम देखोगे। सो दे विल एक्सप्लेन। मतलब बस यही है कि जो नोटेशन यूज कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, हाँ, राइट हाँ, टेल की हाँ। है, लेफ्ट टेल की है। जी जी, नहीं है तो ना। जस्ट अगर नोटेशन ही सिर्फ देख लिया तो फिर गलत करके आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे ऐसे कई बार गलती क्या होती है, किसी टाइप 2 एरर, मैंने तो कोई नोटेशन यूज किया नहीं। जनरली बच्चे बुक में पढ़ते हैं या कहीं पढ़ाते हैं बीटा इज टाइप 2 एरर, और पेपर में Yes. पूछ लेता है बीटा पावर है, मतलब Yes, पेपर में देते बच्चा अज्यूम कर लेता है टाइप 2 है, तो वहां गलती होती है, तो अजम्पशन से गलतियां होंगी। नोटेशन की डेफिनेशन पता होनी हाँ चाहिए हाँ, बस। तो जो भी हो तो नोटिस, मान लो यहाँ पे देखो, जैसे लिख दिया बीटा बी द पावर ऑफ दिस टेस्ट, और किसी ने Yes. ढंग से नहीं पढ़ा, उसने कह दिया कि बीटा लाइज इन द इंटरवल, अब वो उसको लगेगा बीटा तो टाइप 2 एरर होता है, तो टाइप 2 एरर निकाल के, ऐसे बच्चे गलती किए हैं पहले भी हम देखे हैं। तो वो तुम्हें समझना है, कोई नोटेशन यूज्ड है तो नोटेशन की मीनिंग पेपर में ऑलरेडी एक्सप्लेन रहता है फर्स्ट पेज पे, सो आपको फर्स्ट पेज को ठीक से गो थ्रू होना है। जैसे ये भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये क्या है, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है, क्रिटिकल रीजन भी दे रखा है, तो है ना। हाँ जब L नॉट L थीटा नॉट बाई L थीटा 1 कर पिछले क्वेश्चन में दिए थे लेस देन इक्वल टू पे, जी जी। उसमें जैसे कि e टू द पावर समेशन xi बाई में 2 के पावर n है, तो बाकी सब मतलब कांस्टेंट में चला जाएगा, केवल समेशन xi। हाँ हाँ, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो नया नया कांस्टेंट नाम देते रहो, K1 K2 K3 K4 करते रहो, एंड में C कर दिया उसको। केवल वेरिएबल वाला टर्म हाँ, रैंडम वेरिएबल को रखना है, और बाकी कांस्टेंट को तुम शिफ्ट करते रहो और रीनेम करते रहो। जैसे यहाँ पे किया था ना मैंने, अभी तुम्हें देखा था, अभी इसमें ये यहाँ पे किए थे ना, कि इसको इधर बुला लिया, अब ये C1 नाम दे दिया, तो ये सब हटा दिया, सिर्फ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या जो रैंडम वेरिएबल है उसको हमने रखा, बाकी वो कांस्टेंट कर दिए, ये है। चले जी, तो अभी हम सिंपल वर्सेस सिंपल का देख रहे थे, है ना। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तुम सारे कर सकते हो, फिर उसमें थ्योरी कम रह जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी तुम अभी सॉल्व कर सकते हो, ये नोटेशन पे ही, हालांकि देखो ये जो है ये जैम 2024 का ये भी है, इसमें क्या है, पावर पूछा हुआ है जस्ट, कि पावर क्या आएगी, सॉल्व करके देखो पावर की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ तुमसे इसमें पावर पूछा है, तो पावर तुमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए पावर वाले। ठीक है, तो ये निकाल लो, कर पाओगे देखो। पावर निकालो, क्रिटिकल डिवीजन दे रखा है, क्रिटिकल निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्रिटिकल डिवीजन ऑलरेडी गिवन है वहां पे। तो अभी मैं आगे तो ट्राई कर लेना, बाकी अगले क्लास में क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, तो अभी मैं थ्योरी करवा देता हूँ, ये सब सॉल्व कर लेना। असाइनमेंट जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व करके देख लेना, है ना, जितने भी क्वेश्चन करने तो सारे हैं, तो पहले तुम्हें सारे ट्राई करने, जितने टेस्टिंग वाले असाइनमेंट है जैम गेट के उसको कंप्लीट करो, और फिर डाउट अभी अगले क्लास में डाउट ही होगी, तो अभी ये थ्योरम लिख लो एक। थ्योरम ये है नीमन पियर्सन लेमा, है ना। सो है ना, ये लोग लिखते हैं लीमन पियर्सन लेमा, या लेमा लिख सकते हैं इसको, ये थ्योरम लिख रहा हूँ मैं। तो ये जस्ट नीमन पियर्सन थ्योरम, है ना। तो ये कहता है कि PEAR, ठीक है ना, SON, हाँ। तो ये क्या कहता है
कि जो भी सिंपल वर्सेस सिंपल का जो भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम है उसमें जो भी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन आ रहा है वो मोस्ट पावरफुल रीजन। तो उससे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मोस्ट पावरफुल क्या होता है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्या होता है। सो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ना, इसी को शॉर्ट में एमपी टेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका डेफिनेशन क्या है। फिर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या है ना, एक तो ये वर्ड है कि व्हाट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है ना, यूएमपी टेस्ट ये है तो नाम से ही क्लियर है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो जनरली इसमें क्या होता है, मोस्ट पावरफुल में कोई थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स्ड है, तो उसके लिए बात करते हैं। जैसे मान लो तुम टेस्ट कर रहे हो एच नॉट में है थीटा इज इक्वल टू सम पॉइंट मान लिया बिग थीटा नॉट, ये पैरामीटर स्पेस है, और थीटा 1 में। सो जनरली ये तब होता है जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में से तुम कोई थीटा की वैल्यू फिक्स कर देते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जो आता है कि थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1, तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होगा, एक क्रिटिकल रीजन है ना। सो क्रिटिकल रीजन मान लो टी क्या लिखूँ, लेस देन इक्वल टू सी या समथिंग सी, तो अभी के लिए जस्ट बोलो कि क्रिटिकल रीजन कैसे डिफाइन करो क्रिटिकल रीजन को, है ना। हमने लिखा था कि क्रिटिकल रीजन सी था, सी इज द क्रिटिकल रीजन, टी बिलोंग्स टू सी, मान लो ऐसे है, सी इज द क्रिटिकल रीजन, टी बिलोंग्स टू दैट। सो क्रिटिकल रीजन टी बिलोंग्स टू सी या सी इज कॉल्ड most powerful critical reason, most powerful critical reason for a fixed theta is equal to theta 1 which belongs to big theta 1। तो एक्चुअली जो मोस्ट पावरफुल थीटा हम बात करते हैं ना, तो मोस्ट पावरफुल में एक पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू फिक्स्ड है इन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है ना, वो थीटा की वैल्यू फिक्स कर रखा है हमने। और यूनिफॉर्मली में क्या हो जाता है कि फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू दिस, तो मतलब करस्पॉन्डिंग टू वन थीटा एक मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिलेगी, करस्पॉन्डिंग टू दूसरा थीटा अगर सेकेंड थीटा चूज करोगे H1 में से ऑल्टरनेटिव में से तो दूसरा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिलेगा, तीसरा थीटा अगर फिक्स करोगे फॉर द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो थर्ड मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिल सकता है। और अगर हर पॉइंट के लिए कॉमन क्रिटिकल रीजन मिल रहा है तो उसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। तो यूनिफॉर्मली का मतलब फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एंड मोस्ट पावरफुल क्या है, किसी पर्टिकुलर फिक्स थीटा के लिए हम लोग बात करते हैं। तो जनरली ये जो हमारे पास सिंपल हाइपोथेसिस है, अगर यहाँ होता थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 जस्ट, तो उसमें एक ही वैल्यू है, तो उसके लिए जो क्रिटिकल रीजन आएगा वो मोस्ट पावरफुल भी है, वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल भी है, क्योंकि उसमें कोई और थीटा की वैल्यू है ही नहीं दूसरा एक्चुअली। तो ये है, तो हम क्या बोलेंगे कि अ क्रिटिकल रीजन सी इज कॉल्ड मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर अ फिक्स्ड थीटा इज इक्वल थीटा 1 इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, जो पावर फंक्शन है या जो पावर है एक्चुअली, जो पावर आएगा पावर ऑफ क्रिटिकल रीजन C इज हाईएस्ट, है ना, फॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट। इसका मतलब ये है दैट इज मैथमेटिकली अगर लिखूं तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H नॉट, तो रिजेक्टिंग H नॉट क्या होता है, T बिलोंग्स टू C, C इज द क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो रिजेक्टिंग H नॉट, तो H नॉट कब रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिकल रीजन रिजेक्शन रीजन, रिजेक्शन रीजन क्या है, जहां पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल रीजन में होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज मोस्ट पावरफुल या इज द हाईएस्ट, है ना, इज हाईएस्ट, हाईएस्ट कंपेयर्ड टू हाईएस्ट कंपेयर्ड टू एनी अदर क्रिटिकल रीजन, एनी अदर क्रिटिकल रीजन,
है ना। या मैं ऐसे लिखूं कि इसी को जैसे बुक में तुम देखोगे ऐसा भी लिखा हो सकता है, दैट इज ये लिखा होगा प्रोबेबिलिटी t बिलोंग्स टू c गिवन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इज मोर देन प्रोबेबिलिटी, मान लो मोर देन इक्वल लगा दिया, t बिलोंग्स टू c1 गिवन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 फॉर एनी क्रिटिकल रीजन c1, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जो c क्रिटिकल रीजन है उसके करस्पॉन्डिंग पावर हाईएस्ट आएगी कंपेयर टू एनी अदर क्रिटिकल रीजन, है ना। क्रिटिकल में कुछ भी कंसीडर किया जा सकता है, तो यहां से एक क्रिटिकल रीजन c को हम बोलेंगे मोस्ट पावरफुल है अगर उस क्रिटिकल रीजन के करस्पॉन्डिंग जो पावर की वैल्यू आती है वो हाईएस्ट आएगी कंपेयर टू अदर क्रिटिकल रीजन। तो ये हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिख रहा था ना, जैसे मान लो एच थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट है और h1 में थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में थीटा की एक ही वैल्यू है ना, मतलब पैरामीटर स्पेस अंडर h1 जो है सिंगलटन सेट है। तो इस केस में जो भी टेस्ट क्रिटिकल रीजन आता है, जो तुम जानते हो, जो भी यहाँ पे L थीटा नॉट अपॉन L थीटा 1 जो आएगा इज, और ये क्या था, लेस देन इक्वल टू k, ये लिखा था, दिस इज मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, और किसी भी टेस्ट की पहचान उसके क्रिटिकल रीजन से है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, इसका मतलब है कि तो दैट इज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सो ऐसा लिखते हैं ना, रिजेक्टिंग H नॉट इफ T बिलोंग्स टू C इज द क्रिटिकल रीजन इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट, है ना। इज मोस्ट पावरफुल फॉर कब होगा, जब हमने थीटा को थीटा 1 फिक्स कर रखा है तब। तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, ये है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। और दैट इज, ऐसा लिखूं कि रिजेक्ट H नॉट इफ T बिलोंग्स टू C इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो इसको बोलते हैं मोस्ट पावरफुल टेस्ट। देखो, तो टेस्ट का मतलब रिजेक्टिंग H नॉट अंडर व्हाट कंडीशन, तो क्रिटिकल रीजन से ही टेस्ट की पहचान है। देखो, कुछ पूछना है किसी को? तो मोस्ट पावरफुल एक क्रिटिकल रीजन जिसके करस्पॉन्डिंग पावर हाईएस्ट होगी, कोई और क्रिटिकल रीजन लेंगे तो उसकी पावर उससे कम आएगी सी के कंपैरिजन में, है ना। तो ये लिखा है, सो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन हो गया है मोस्ट पावरफुल टेस्ट। यूनिफॉर्मली में क्या होता है, यही चीजें रिपीट होंगी। अब ये यूनिफॉर्मली में कहता है कि तुम थीटा कुछ भी ले लो, इन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पावर जो है हाईएस्ट होगा एक कॉमन क्रिटिकल रीजन का, मतलब एक सिंगल क्रिटिकल रीजन है जिसका पावर हाईएस्ट रहेगा करस्पॉन्डिंग टू एनी वैल्यू ऑफ थीटा इन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्योंकि आप क्या करते हैं, पावर कैसे निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला है रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। तो H1 इज ट्रू में क्या होगा, थीटा की वैल्यू H1 से उठाएंगे, तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट H1 के किसी पर्टिकुलर थीटा के करस्पॉन्डिंग आता है, और हर थीटा के करस्पॉन्डिंग सेम ही क्रिटिकल रीजन मिलता है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल। सो ये है, सो यहां पे आएगा a critical reason C is uniformly most powerful critical reason if and only if power of critical reason C is highest corresponding to एनी अदर या कंपेयर टू एनी अदर क्रिटिकल रीजन, है ना, कंपेयर टू एनी अदर क्रिटिकल रीजन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू H1, और चाहे थीटा कुछ भी हो H1 में, वो क्रिटिकल रीजन उसका पावर C क्रिटिकल रीजन का पावर हमेशा ज्यादा होगा। मैथमेटिकली लिखेंगे, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H नॉट, तो T इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बिलोंग्स टू क्रिटिकल C अंडर, क्या लिखते हो आप, व्हेन H1 इज ट्रू, दिस इज, ये पावर का फंक्शन है ना, दिस इज पावर ऑफ द क्रिटिकल रीजन C रिजेक्टिंग H नॉट व्हेन H1 इज ट्रू, दिस इज हाईएस्ट व्हेन T बिलोंग्स टू सम अदर क्रिटिकल रीजन C1 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू H1, है ना।
C1 है ना, C1 इज एनी अदर क्रिटिकल रीजन, तो इसकी पावर हाईएस्ट होगी। ओके तो जो नीमन पियर्सन लेमा है वो ये कहता है, अब देखो सिंपल वर्सेस सिंपल में ये जो क्रिटिकल रीजन है ये एमपी एंड यूएमपी दोनों है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ये सिंपल वर्सेस सिंपल है तो ये जो क्रिटिकल रीजन है ये मोस्ट पावरफुल भी है और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल भी है, क्योंकि यहाँ तो थीटा की कोई दूसरी वैल्यू है ही नहीं ना, तो चाहे कोई भी थीटा ले लो H1 में, H1 तो एक ही थीटा है, तो वही मोस्ट पावरफुल भी है वही यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल भी है सिंपल वर्सेस सिंपल में। तो ये क्या कहता है कि क्रिटिकल रीजन obtained by likelihood ratio test, LRT बोलते हैं उसको, है ना। सो यहाँ जो पहला हमने लिखा था इसको शॉर्ट में जो लिखा था ना, ये जो है इसको ना शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LRT, likelihood ratio test, ठीक है। तो ये कहता है क्रिटिकल रीजन obtained by likelihood ratio test for, अरे भाई ये क्या यूट्यूब क्यों खुल रहा है, तो फॉर यहाँ से है ना, क्रिटिकल रीजन obtained by likelihood ratio test फॉर सिंपल वर्सेस सिंपल, है ना, सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन obtained by likelihood ratio test फॉर सिंपल वर्सेस इज एमपी एंड यूएमपी टेस्ट, है ना। ठीक है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है। सो मतलब क्या है, दैट इज, अगर हम ऐसा मैथमेटिकली लिखे तो दैट इज एच नॉट है जैसे थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वर्सेस या अगेंस्ट H1 हम टेस्ट कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, ये है। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन, तो ये जो क्रिटिकल रीजन है L थीटा नॉट अपॉन L थीटा वन लेस देन इक्वल टू K इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, बस फॉर अ फिक्स साइज। तो एक साइज फिक्स किया होगा तो उस साइज पे, तो साइज जब फिक्स करेंगे तो K फिक्स हो जाएगा, अभी K तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, तो जो साइज फिक्स करोगे तो K फिक्स हो जाएगा, तो उस साइज फिक्स जो करेगा तो उसके लिए K फिक्स हो जाएगा, तो उस साइज के लिए वो जो K आएगा दैट विल बी द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखो अभी जैसे कर रहे थे हम लोग, तो जैसे ये बोला ना पावर से मोस्ट पावरफुल चक्कर नहीं है, बस बोल रहा है पावर क्या आएगा, तो पावर निकालना था, जस्ट निकाल पाओगे, देखो इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था ना अभी, इसका जरा आंसर निकालो, कोई पावर निकालो, क्या आता है, निकाले हो पावर, ट्राई करो जरा। So x1 x2 extend with a random sample from normal 0 sigma square, okay। तो यहाँ पे x1 x2 xn जो है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, ठीक, और h0 में है सिग्मा स्क्वायर लेस, देखो ये कंपोजिट हाइपोथेसिस है, ठीक है ना, वर्सेस या अगेंस्ट h1 है सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1, ये भी कंपोजिट है ना, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है। टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, साइज आपको दे रखा है 0.05, 5%, है ना, साइज इज 5%, और रिजेक्शन रीजन भी आपको गिवन है, रिजेक्ट H0 इफ समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 10, क्योंकि सैंपल साइज यहाँ 10 है, तो i फ्रॉम 1 to दिस इज मोर देन 18.307, ये है समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 10 मोर देन 18.307, बीटा विद द पावर ऑफ टेस्ट एट, देखो ध्यान दो, मैंने कहा जब बीटा आपको पावर निकालना है तो सिग्मा की वैल्यू उन्होंने फिक्स कर दिया
सिग्मा का वैल्यू क्या कर दिया, फिक्स कर दिया दिस। तो आपको जो पावर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, द पावर यू नीड इज रिजेक्टिंग एच नॉट। तो एच नॉट रिजेक्ट कब करोगे, दिस आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज मोर देन इक्वल टू 18.307 गिवन। क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। तो H1 में तो बहुत सारी वैल्यू, अब ध्यान दो यहाँ पे, H1 में तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, थीटा मोर देन 1 कुछ भी हो सकता है। तो इसने कहा कि हर थीटा, क्योंकि अब देख होगा क्या, अब एक पावर फंक्शन मैंने टर्म डिफाइन नहीं किया है, तो ऐसे अभी अगर यहाँ लिख दोगे सिग्मा स्क्वायर मोर देन 1, तो ये कोई फंक्शन आएगा सिग्मा स्क्वायर का, ये सिग्मा स्क्वायर के टर्म में आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने सिग्मा स्क्वायर यहाँ फिक्स कर दिया है कि चलो तुम 2 यूज कर लो, तो 2 यूज करोगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, नहीं तो फंक्शन ऑफ सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ इसने कहा कि काम करो, सिग्मा स्क्वायर को तुम 2 ले लो और अब पावर निकालो, है ना। इसने ये कहा कि सिग्मा स्क्वायर को 2 रख लो। तो रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू, तो H1 में तो बहुत सारी वैल्यूज है, लेकिन इसने फिक्स किया कि एट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे तुम पावर निकालो, ठीक है। तो ये गिवन है वैल्यू, तुम्हें इसको यूज करना है। सो अभी xi स्क्वायर 0 सिग्मा स्क्वायर है, तो यहाँ से ध्यान दो, ये जो xi है, ये जो ईच xi था नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है। तो xi अपॉन सिग्मा क्या होगा भाई, नॉर्मल 0 1, एंड xi अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, xi अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर क्या होगा, काई स्क्वायर 1, ओके। तो xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर इज काई स्क्वायर 1। तो अब यहाँ पे यही करते हैं, ये तो समेशन xi स्क्वायर है और यहाँ सिग्मा स्क्वायर 2 है, तो सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आ गया प्रोबेबिलिटी समेशन xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 10। अब ये मोर देन इक्वल टू, तो यहाँ जब तुमने सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड किया है, 2 है सिग्मा स्क्वायर, दोनों तरफ सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिग्मा स्क्वायर 2 है, तो यहाँ पे 18.307 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 18.307 अपॉन 2 गिवन सिग्मा स्क्वायर। हालांकि इसको मैंने यूज कर लिया। सो अब बताओ इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी। Chi square 10. काई स्क्वायर 1 था वो, अब 10 तक ऐड करोगे, सो दिस इज काई स्क्वायर विथ 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये रैंडम वेरिएबल है, मोर देन इक्वल टू, ये डिवाइड, इसको डिवाइड करो, 9 पॉइंट क्या आएगा, 1 5 3 5, ठीक। अच्छा, तो वो सिग्मा स्क्वायर यूज हो गया, तो अभी उसको अब आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज ये गिवन था ना, इसको यूज कर लिया हमने। तो अभी ये है मेरे पास, अब बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी इनमें से क्या आएगी, लेकिन इसने फिक्स नहीं दिया है, इसने इंटरवल दिया है कि किस में आएगी बताओ। तो अब सोचो, अब तुम सोच रहे होगे ये नंबर काई स्क्वायर में क्या है, यहाँ ढूंढोगे 18.307, 15.9, 12, 12.5, 9.34, 18, 6.73, 4.8, 3.9, 3.2, ये वैल्यू तो दिया ही नहीं ना तो इसलिए इंटरवल दिया है। अगर ये वैल्यू दे देता, मान लो ये दे देता काई स्क्वायर समथिंग है, जैसे बाकी में दे रखा है, अगर ऐसा दे देता तो एग्जैक्ट आंसर आता, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं दिया, तो आपको बोल रहा है किस इंटरवल में आएगा, तो इसके आसपास का इंटरवल ढूंढ लो। तो ध्यान से देखो, अभी मैं एक बार फिर से नोटेशन एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो अगर नंबर इस तरह से है, मान लो जैसे मैं अगर लिखता हूं यहाँ पे काई स्क्वायर 10, 0.25, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25, जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ यही नोटेशन PYQ वाले भी यूज करते हैं, तुम देख लेना एक बार फर्स्ट पेज पे जाकर नोटेशन। तो ये है, अगर मैं दूसरा लिखता हूँ कि यहाँ कोई नंबर है काई स्क्वायर 10, 0.50, तो ये प्रोबेबिलिटी है तुम्हारी 0.25। अब ये 0.50 ये पूरी प्रोबेबिलिटी है यहाँ तक। ऐसे ही यहाँ एक नंबर आता है, लेट्स से कि ये है काई स्क्वायर 10, 0.75, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 0.75 यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसकी ये पूरी प्रोबेबिलिटी है 0.75, ठीक। अब तुम ध्यान दो, वहाँ पे तुम्हें ये नंबर दे रखा है, सो व्हाट इज दिस नंबर, मतलब ये देखो काई स्क्वायर तुम्हें उसमें काई स्क्वायर 10, 0.75 दे रखा है, काई स्क्वायर 10, 0.75, ये 6.372 है,
या ऐसे देखो कि 9.15 के नियरेस्ट वाला कौन कौन सा नंबर है, तो 9.15 का नियरेस्ट नंबर ढूंढो दोनों साइड। तो एक तो 9.3 वाला मुझे दिख रहा है ये, ओके है, और एक साइड का मिल गया, अपर साइड मिल गया। लोअर साइड क्या होगा, तो 9 से छोटा वाला कौन सा नंबर नियरेस्ट दे रखा है आपको, है कोई, 6.6 उससे कोई और हर्ज नहीं है ना, तो ये यूज करते हैं। देखो तो ये देखो ध्यान से देखो, अब ये है काई स्क्वायर 10, 0.5 9.34 और काई स्क्वायर 10 0.75 6.37, तो काई स्क्वायर 10 6.37 है ना, तो ये है 6.37 6.3732 37 था क्या था, सॉरी नहीं 6.7372 नॉट 7372, सो 7372 है 7372। और ये जो नंबर है, दिस नंबर इज गिवन, ये जो ब्लैक वाला है 10 0.50 कितना है 9.3418, सो ये है 9.3418, ठीक। तो इस नंबर से आगे की प्रोबेबिलिटी है 0.50, इस नंबर से आगे की प्रोबेबिलिटी है 0.75, ओके। हमारा क्या है आंसर, हमने जो निकाला है 9.1535, इसका मतलब है कि जो 95 ये 9.34 है, ये 6.73, तो हमारा जो नंबर होता है यहाँ पे है, हमारा क्या है 9 जो है वो 1535, सो 1535। तो ये कोई नंबर होगा, लेट से काई स्क्वायर 10 समथिंग होगा, लेट से अल्फा। सो व्हाट डू यू थिंक, अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, समझ आ रहा आप लोगों को, बताओ। तो किस बीच में रहेगा ये, तो ये जो अल्फा है ये इनके बीच रहेगा ना, 0.50 0.75, तभी तो वैसा होगा, क्योंकि ये तो यहां पे आ गया ना ये। तो ये नंबर है काई स्क्वायर 10 0.50 और ये नंबर है काई स्क्वायर 10 0.75 और हमारा नंबर इस बीच में है, ये जो 9 पॉइंट, क्योंकि ये 6.73 था नहीं था, तो ये जो अल्फा आएगा यहाँ पे, जो मेरा अल्फा होगा वो पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, लेकिन ये श्योर है कि 0.50 और 0.75 के बीच होगा। क्यों भाई, क्योंकि इसके इधर की प्रोबेबिलिटी 0.75 है, इसके इधर की प्रोबेबिलिटी ये 75 है, ये 0.50, तो यहाँ पे हो सकता है 0.6 के करीब हो। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये काई स्क्वायर 10 0.6 हो, जस्ट फॉर द गेसिंग 0.60 हो सकता है। तो अल्फा यहाँ पे 0.50 से 0.75 के बीच होगा, है ना, इस तरह से। तो ये नोटेशन समझना है ठीक से। तो पूछा है कि बताओ अब इसमें है क्या, बीटा लाइज इन द इंटरवल, तो ये नंबर कोई ऐसा होगा, मैं अभी के लिए एग्जांपल बोल रहा हूं, मान लो ये 0.60 है, तो इस नंबर को क्या होना पड़ेगा उसके लिए, इस नंबर को होना पड़ेगा काई स्क्वायर 10 0.60, जस्ट फॉर अजम्पशन है, ये अल्फा है एक्चुअली, दिस इज आवर अल्फा, मतलब मैंने अल्फा नाम दिया है, तो अल्फा नोटेशन तो यूज नहीं किया है, या इसको बोल सकते हो बीटा, तो ये बीटा समझ लो अभी के लिए अल्फा के बजाय, यू अंडरस्टैंड इट बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा, ठीक है ना, बीटा ही बोला हुआ ना, तो बीटा बोल दो, इसको अल्फा के बजाय बीटा बोल दो। तो ये नंबर मेरा एक्चुअली बीटा है, ये तो मेरा बीटा है, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ। तो काई स्क्वायर 10 बीटा हो गया, तो बीटा किसके बीच होगा, बीटा 0.5 और 0.75 के बीच होगा, पहला ही सही होगा। 0.75 और 90 के बीच होगा, 0.90 और 99095 के बीच होगा, 95975 कैसे होगा भाई, है ना, प्रोबेबिलिटी उससे कम हो जाएगी, इधर आएगा तो प्रोबेबिलिटी तो और कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जस्ट एक आपको नोटेशन अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन था, डाउट है तो पूछो कुछ। सर ये मतलब 0.5 से 0.9 भी हो सकता है ना, लेकिन ऐसा ऑप्शन है तुम्हारे पास, हो सकता है, नहीं वैसा नहीं है। तो हमें तो वो सुटेबल ऑप्शन ढूंढना है, हो सकता है एग्जैक्टली, लेकिन कैसे हो सकता है, तुम दिमाग लगाओ कि ये 9.15 ये मुझे बता रखा है कि 6.7 और 9.34 के बीच है, तो 0.75 से बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। जब मुझे बता रखा है ना कि 0.75 पे वैल्यू है 6.73 और मेरा पास उससे ज़्यादा है, और यहाँ 9.3 पे 50% प्रोबेबिलिटी है, मेरे पास उससे कम है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी तो 0.5075 के बीच ही होगी, 90 पे कैसे पहुंच जाएगी। ये तो बाउंड पता है ना, अपर और लोअर बाउंड पता है मुझे अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है,
तुम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन जब मुझे अपर और लोअर बाउंड दोनों पता है तो मुझे पता है इसी बीच में आएगा, ये चीज़ है। क्वेश्चन में ही अपर और लोअर बाउंड दोनों फिक्स कर रखा है। ये नंबर है 9.3, ये नंबर है 6.7, हमारा आया 9.1, तो ये तो इसी बीच में होगा ना, ये यहाँ पे कैसे आ जाएगा, कभी आ सकता है यहाँ पे? नियरेस्ट लेंगे। हाँ ऑब्वियसली, जब मुझे बाउंड दे रखा है तो नियरेस्ट ही लेंगे। वैसा कोई ऑप्शन थोड़ी है 0.50 0.90, तो ठीक है, ऐसे गलत तो नहीं है, लेकिन है कि 0.7 आप बाहर जाएगा ही नहीं। अब कोई नंबर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 जो है 1-4 के बीच है, हाँ तुम कहोगे नहीं 2 सर 1 से 10 के बीच है, ये भी सही है, इसमें क्या दिक्कत है? एनीवे तो यहीं स्टॉप करते हैं आज, तो बाकी ट्राई करके आओ। तो थ्योरी में कितना रह गया एक बार देख लेते हैं, क्या क्या रह गया। अच्छा, एक पावर फंक्शन डिफाइन करना रहेगा, वो डिफाइन कर देता हूँ अभी के लिए। गेट का सिलेबस क्यों खोल रहा है, अरे यार एक मिनट, जैम ही है ना। तो अभी क्या क्या डिफाइन किया मैंने? पी वैल्यू डिफाइन किया मैंने आज, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया, मोस्ट पावरफुल टेस्ट करस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट डिफाइन किया, नीमन पियर्सन लेमा डिफाइन किया, इस एप्लीकेशन यूज करना है यूएमपी टेस्ट और सिंगल पैरामीटर फैमिलीज। ये कह रहा है कि यूएमपी टेस्ट तुम्हें यूज करना है सिंगल पैरामीटर के लिए, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो इसके साथ थ्योरी खत्म हो गया है, देख लो इसमें हर वर्ड हमने कल और आज की क्लास में थ्योरेटिकली चीजें हमने डिस्कस कर लिया है, जो भी वर्ड इसने यूज किया है तो उसको थ्योरेटिकली वी हैव डिस्कस्ड। अब बसता है क्वेश्चन करना था, कल प्रॉब्लम क्लास होगी टेस्टिंग पे ही, कल पूरी क्लास मैं टेस्टिंग का असाइनमेंट ही कराऊंगा, यही वाला असाइनमेंट डिस्कस करूंगा। सो कल हम लोग ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अच्छा इसमें तो ये था ना, ठीक है ना, थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी यही है, बस एक टर्म में डिफाइन कर देना हूँ पावर फंक्शन, कहीं कहीं बुक में यूज्ड है, ये बुक में नहीं पेपर में भी यूज्ड है, इसने डिफाइन नहीं किया है। सो एक होता है पावर फंक्शन, है ना। सो पावर फंक्शन इज नथिंग बट जस्ट, जैसे आपका h0 है, थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट वर्सेस, देखो थ्योरी तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्वेश्चन करना बहुत आसान है इसमें, बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। सो इफ यू प्रैक्टिस तो हो जाएगा। तो ढंग से अभी अगले 2-3 क्लास तक हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, मेनली टेस्टिंग का खत्म करो, एस्टिमेशन खत्म करो, उसके पीछे वाला असाइनमेंट भी है उसको भी कंप्लीट करो। तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ हमारा थ्योरी खत्म हो गया है, 2-3 क्लास में प्रॉब्लम करा के फिर हम मैथ्स पोर्शन पे आएंगे। तो कल से तुम्हारा जैम का क्लास में टाइम बता दूंगा, शेड्यूल भेज दूंगा। पावर फंक्शन अभी के लिए बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0, तो इसको डिफाइन किया जाता है पावर फंक्शन, है ना। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 इज अ पावर फंक्शन, ओनली दिस, है ना। या समझ लो प्रोबेबिलिटी t बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन। तो ये डेफिनेशन है पावर फंक्शन का। इसी में क्या होता है कि जब अब तुम्हें इसी पावर फंक्शन में 2 चीज़ें हैं, तो आप लोग जानते हो जब हम लिखते हैं रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, तो इसी का फर्दर क्लासिफिकेशन है साइज, है ना, इसको साइज बोलते हैं। इसी में रिजेक्ट h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। तो पावर फंक्शन और पावर ऑफ टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है ना। पावर फंक्शन ये कोई फंक्शन आएगा थीटा का, तो पावर फंक्शन इज सम फंक्शन ऑफ थीटा, ये थीटा का फंक्शन आएगा। यहाँ क्या, जब तुम गिवन लिख देते हो तो h0 में जो थीटा 1 है तो वो रख देते हैं तो नंबर आ जाता है। जब यहाँ कुछ थीटा गिवन दे देते हो तो नंबर आ जाता है। पावर फंक्शन इन जनरल इज अ फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ थीटा, ये कोई फंक्शन है थीटा का, थीटा के टर्म में आंसर आएगा। अब जब कुछ गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है, गिवन है दिया जाता है। अभी कुछ टर्म और निकल के आएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो कुछ नए नए टर्म्स और डेफिनेशंस आएंगे, वो मैं क्वेश्चन के साथ ही लिखा दूंगा। लेकिन सिलेबस में जितना एक्सपेक्ट किया जानना उतना मैंने बता दिया आपको थियोरेटिकली। अब क्वेश्चंस अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कल का होमवर्क आप लोग का यही असाइनमेंट है, ये कंप्लीट नहीं, वो जो असाइनमेंट है ना ये आपका होमवर्क है, ये सॉल्व करके आओ। इसके जितने क्वेश्चंस हैं टोटल सॉल्व करो, 60 क्वेश्चन है ना इसमें, ये 60 क्वेश्चन ये है, ये सॉल्व कर लो। गेट वाला असाइनमेंट उसमें 20-30-40 क्वेश्चन होगा, वो भी सॉल्व कर लो। 60 ये हो गया, मान लो 40 उसमें होंगे, देखना कितने, याद तो नहीं है। तो अराउंड 100 क्वेश्चन है, कोशिश करो कल तक कंप्लीट कर लो और फिर कल हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो मेनली पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके डाउट्स होंगे, फिर बाकी भी जो मतलब ट्राई करके आओ, जो सिंसियर बच्चे हैं जो ट्राई करके आओ उनके डाउट्स करा देंगे। तो तुम्हारे डाउट्स हो गए तो सबके डाउट हो गए, क्योंकि कुछ लोग एग्जाम के एक दिन पहले करेंगे तो वो तब देखेंगे, है ना। तो जो लोग कर सकते हो कल तक कंप्लीट करो, फिर कल हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, कल से शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो कल का शेड्यूल जो रहेगा मैं बता देता हूँ अभी